बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। अगर आपने कल का मैच नहीं देखा, अगर आप मेंटली या जहनी तौर पर तैयार थे कि पाकिस्तान जीत रहा है या जीतेगा, तो मैं माजरत खा हूँ, आप किसी डिल्यूजन में थे। लेकिन इसके बावजूद अगर आपने फिर मैच देखा और आपने सोचा कि शायद कोई उम्मीद या मुआवजा हो जाए, दुआएं काम कर जाए, फिर भी मैं कहूँगी कि आपकी बड़ी गलत फहमी थी, क्योंकि पाकिस्तान कल हारा है और इंडिया से हारा है। 242 रन्स का टारगेट दिया था जी, 42.3 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पे हासिल कर लिया जी उन्होंने। और जो प्लेयर्स फॉर्म में नहीं थे, पाकिस्तानी टीम मेड श्योर कि वो सारे प्लेयर्स फॉर्म में आए। और विराट कोहली को लेके जब हम बात कर रहे थे कि जो उनकी फॉर्म से आउट ऑफ फॉर्म है, उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, दो कि वो किंग है, लेकिन हम ये कहते हैं कि उनको भी कल हम फॉर्म में ले आए। हमने उनको पूरा मौका दिया कि वो सेंचुरी स्कोर करें और उन्होंने की, और बड़ी शानदार सेंचुरी स्कोर की। ये जो हर जगह पर हम सोचते हैं ना कि हमें सपोर्ट करना है, क्या करना है, वी डू सपोर्ट आवर टीम। बड़ी ऑप्टिमिस्टिक बातें कर रहे थे हम कि जी अच्छा हमें ओनरशिप लेनी चाहिए। हमारी ओनरशिप कोई क्यों नहीं लेता। हम भी एज अ क्रिकेट फ़ैन ये समझते हैं कि जितनी दुआएं, जितनी होप्स हम इस टीम से करते हैं या इस मैनेजमेंट या इस इदारे से करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे डिसअपॉइंटमेंट। क्रिकेट पे जी आगे जाके बात करनी है। मूड में ख़राब नहीं करना चाहती थी, लेकिन क्या करें, ऑलरेडी ख़राब है, इस पे हम बात क्या ही करें। लेकिन क्रिकेट पे चूँकि आपको पता है सेकंड आवर में हमारी बड़ी डिटेल डिस्कशन होनी है। मैंने कहा सुबह सुबह आपको बता दूं, अगर आपने कुछ मिस कर लिया लाइफ में रात को मैच ना देखकर या देखकर, आप पॉलिटिकल सिनेरियो की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। PTI और दीगर जमातें जी, उन पर मुश्तमिल अपोजिशन इत्तेहाद जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइनी पाकिस्तान है, उन्होंने अपनी सियासी सरगर्मियाँ शुरू कर दी हैं, तेज़ कर दी हैं। इस तहरीक का मकसद भी यही है कि आइनी असूलों की पामाली हो, जमहूरी इक़्तिदार की खिलाफ वर्जी हो, इसके साथ साथ बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक यकजा या एक स्ट्रॉन्ग वॉइस को रेस करना है। ये इस अपोजिशन इत्तेहाद का मोटो कह लें या उनका एक स्ट्रैटेजी कह लें। पाकिस्तानी अवामी पार्टी के जो कन्वीनर शायखान अब्बासी साहब हैं, उन्होंने कहा है कि जमहूरियत की बहाली सिर्फ आइन की बालादस्ती में है और इसके लिए वो इस तहरीक को मज़ीद तेज़ भी करेंगे और इस हवाले से काम भी करेंगे। जब सब कुछ नाकाम हो जाएगा तो आखिरी हरबा उनका होगा वो सड़कों पर आना होगा। महमूद खान अचकज़ई साहब ने भी कहा है कि मुल्क जो गलत हुक्मरानों के हाथ में है और बहरान में घिरा हुआ है। जो PTI के सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा, मैं उन तमाम अपोजिशन इत्तेहाद के जो लोग हैं उनकी कुछ स्टेटमेंट्स को यहाँ पे कोट कर रही हूँ। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा है कि बानी PTI ने जहाँ ख़त भेजे थे वहाँ पहुँच गए और उन्होंने पढ़ भी लिए हैं। और बानी PTI का ख़त लिखना NRO मांगना नहीं था, वो अपने लिए कोई रिलीफ नहीं मांग रहे, बल्कि उन्होंने ख़त लिखा है, मुल्क के लिए लिखा है। और बानी चेयरमैन ने कह दिया है कि मैं जेल से बाहर आने वाला आखिरी आदमी हूँगा। ये जो तहरीक है ये किस हद तक कामयाब होगी, और तहरीक इंसाफ जो इस वक्त कह लें हॉट वाटर्स के अंदर है, खतूत के जवाब नहीं आ रहे, सारे मामला उसी की तरह जूं के तू बरकरार है। और हुकूमती साइट पर इस ऑपोजिशन को लेकर और सारे मामले को लेकर, इस तहरीक को लेकर क्या सोचा जाएगा, इस पर भी हम तज्जिया लेंगे। फवाद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी, उनको तज्जियाकार है, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। गुड मॉर्निंग। पहले मैं सियासत पे आने से पहले ज़रा कल के मैच पे आपका कैथारसिस भी चाहती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है हर एक को मौका मिलना चाहिए एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फ़ैन कि वो अपना कैथारसिस करे। तो आई होप कि आप मेरे से ज़्यादा ऑफेंडेड ही होंगे, आई एम श्योर। अच्छा, उसमें ना बड़ा 2-4 जुमले मैं कहूँगा, हम टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। मुझे हैरत ही होती है जो सारे बैठे तबसरा करते हैं, बड़े बड़े नाम। हाँ। अपने ज़माने में जुआरी थे, अपने ज़माने में इनकी फिटनेस ना होने के बराबर थी। 4 बॉले कराते थे, 6 दफ़ा टांग टूटती थी। कोई जुआ खेल के, सट्टा खेल के बाहर होता था, कोई अपने आप को विराट कोहली उस ज़माने में समझता था। ये सारे तबसरा बैठ के ऐसे कर रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान और भारत का कोई कंपैरिजन है। भाई भारत एक टीम यूनिट है, उनका IPL हमसे बेहतर, उनका ICL हमसे बेहतर था। जो मर्जी आप कर लें, हम भारत से कोई मुकाबला नहीं है। इनकी रोटी रोजगार लगी, हाई वोल्टेज टाकरा, फलाना टाकरा, ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सी जंग होने वाली है। भाई जंग कोई बराबर के फरीकों में होती है।
वरना जब फरीक बराबर ना हो तो एक फरीक दूसरे के ऊपर हमला करता है और फतह कर अच्छा, लेता है। आपको लगता है ये अभी वैसे फरीक हिंदुस्तान ने हमारे बराबर नहीं थे या हमेशा से नहीं थे? अभी की टीम को लेके नहीं, आप बात बहुत करें? अरसा हुआ कि अच्छा, फरीक बराबर नहीं थे। हिंदुस्तान जब से ये आईपीएल उन्होंने शुरू किया उसके बाद से आप देखेंगे हिंदुस्तान का और हमारा मुकाबला नहीं है। उनकी बैटिंग लाइन अब बहुत अच्छी है। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी भी कभी कभी परफॉर्म करने वाले खिलाड़ियों का एक नमूना था। आप ये कहें कि वो बड़ी कोई कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस थी, वो टीम कोई ऐसी टीम थी कि जिसको आज लेके आ जाए तो वो छक्के छुड़ा देगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कुछ लोग तो ऐसे थे कि जिनके हाथ पीछे विकेटों के संभलते नहीं थे और आज जो है वो बड़े बड़े तबसरे करते हैं कि फलां खिलाड़ी खराब है। इनकी टेक्निक भी खराब थी। यकीन करें कि नीयतें तो खराब थी अपने जमानों में, लेकिन टेक्निक भी खराब थी। ये आज के खिलाड़ियों पे कहते हैं। एक साहब, अभी मैं इत्तेफाक की बात है प्रोग्राम में, चूंकि थोड़ा सा टाइम था और जब आप बिस्किट चाय में डबो के खा रही थी तो उस वक्त मैं वो देख रहा था। आपने ऑनियर नहीं बताना होता, इसको ऑफ नहीं, एयर अच्छी ही रहने बात है, देते अच्छी हैं। बात है। चाय में डब्बों के खाने चाहिए बिस्किट भाई, ये कोई इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मैं आपके साथ हूँ, एहतजाजी मुजाहरा करेंगे प्रेस क्लब के बाद, तब भी आपके साथ हूँ। बिस्किट खाओ तहरीक, हम भी खाते हैं, सब खाते हैं, सब झूठ बोलते हैं कि ये बिस्किट ऐसे खाने चाहिए वैसे खाने चाहिए। आए बड़े हम कोई मिस्टर थॉमस की औलाद। तो बड़ी वाज़ेह सी बात है। एक साहब कहने लगे कि इन सबको निकाल के ना नए खिलाड़ी लाने चाहिए। पूल में है कौन जो जिसको आप नए खिलाड़ी की हैसियत से लेके आएंगे? आपका पूल ही कितना है क्रिकेट का भाई? आपके पास कौन से नए खिलाड़ी हैं? पीछे जो सिलेक्ट नहीं होता ना, हम कहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेते तो आज ये हो जाता। वो भाई जिसको आपके कहने पे सिलेक्ट कर लेते हैं वो भी यही करता है। मसला ये है कि डोमेस्टिक का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, क्रिकेट के अंदर कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। आज से थोड़ी है कंसिस्टेंसी का मसला। अब आपको याद होगा, बल्कि हो सकता है आपको याद ही ना हो क्योंकि आपने देखा ही ना वो मैच। हमने बड़े दुख सहे हैं इस क्रिकेट की वजह से। 1996 के वर्ल्ड कप को भी हमने देखा कि जब लाइन लगी थी, मुझे याद है कि आमिर सोहेल साहब ने ऐसे जो है वो श्रीनाथ थे, उनको कहा कि भी यहाँ पे चौके मारूंगा तुम्हें सारे, और अगली गेंद के ऊपर बोल्ड हो गए, फिर इंजमाम आउट हो गए, हमारे दिल टूट गए। हम अगले दिन स्कूल गए तो बिल्कुल दुखी दुखी से गए। तो ये सब कुछ हमने अपनी आंखों से देखा। 99 का वर्ल्ड कप भी देखा है कि ग्रिप चेंज हुई, उसके बाद सईद अनवर आउट हुए, वो एक बड़े आला पाए के खिलाड़ी थे, वजादुल्ला वास्ती, वो आउट हुए। तो ये सारे मंजर हमने 2003 का वर्ल्ड कप भी देखा है कि जब वसीम और वकार जिस तरह से लड़ रहे थे, माशाल्लाह आज बड़े हीरो है, माशाल्लाह अच्छे हैं। वसीम अकरम मुझे मुझे मेरे इर्द हीरो का दर्जा रखते हैं, वकार यूनुस भी। लेकिन इनकी अपनी परफॉर्मेंस भी यही थी कि चल गए तो चांद तक वरना शाम तक। तो ये आज दूसरों को कहते हैं कि जी ये ऐसा है। तो इन्होंने कभी, इनकी विरासत है ना कि जो आज ये सारे हालात अंजाम दे रही है। तो अगर क्रिकेट पे उस वक्त कोई काम हो जाता, खुद इमरान खान साहब बहुत बड़े क्रिकेटर थे, 92 का वर्ल्ड कप जीते माशाल्लाह, बड़े अच्छे खिलाड़ियों के साथ जीते। उनके जो बड़े अच्छे खिलाड़ी थे वो भी हमें पता है कितने अच्छे खिलाड़ी थे, उनके भी स्टैट्स निकाल के देख लें। ये रमीज राजा साहब, मैं सुना है कि किसी वसीम अकरम ही कहते हैं किसी कमिश्नर के बेटे थे, पर्ची थे, स्लिप के अलावा फील्डिंग कहीं नहीं करते थे। सेंचुरीज कितनी है उनकी। मोहम्मद यूसुफ ने एक दफा उनको आईना दिखाया था कि आप क्या अंग्रेजी के टीचर हैं। तो ये सारे के सारे इनके जो तबसरे तब तजिए कर रहे हैं भाई, इन्होंने कभी डोमेस्टिक के स्ट्रक्चर के ऊपर बात की, कभी ये बात की कि क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान के पूल को बढ़ाया जाए, उसकी क्वालिटी को बढ़ाया जाए, टैलेंट को नीचे से लेके आया जाए, क्रिकेट अगर पाकिस्तान में खत्म हो रही है तो उसके लिए कोई काम किया जाए। ऐसी कोई बात नहीं हुई। हाँ, अच्छे ठंडे कमरे के अंदर बैठ के तबसरे सबने करने हैं, पहले भी किए थे बाद में भी किए। क्रिकेट के लिए किया किसी ने कुछ नहीं है कि आप यहाँ पे कहें कि कोई डोमेस्टिक के स्ट्रक्चर पे बात की हो। खान साहब जब तशरीफ लाए माशाल्लाह, उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट ही खत्म कर दिया, जोनल क्रिकेट लेके आ गए। वो बड़े बड़े जोन बना लिए उन्होंने। वो समझ रहे थे कि पाकिस्तान नहीं है, ऑस्ट्रेलिया है। वो भाई पल्ले नहीं है, धेला कर दिए, मेला मेला। ये तो पाकिस्तान का चक्कर ये है, हम ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड से मुकाबला करेंगे। क्रिकेटर जो है वो गरीब घरों के लोग हैं, चप्पलें पहन के खेलने वाले लोग हैं कि जो कभी जिनको जॉगर नसीब नहीं होते जिंदगी में बेचारे, ये स्ट्रक्चर से उठने वाले क्रिकेटर हैं बेचारे। तो आप इनसे तवक्का करें कि ये जो है वो मैथ्यू हेडन का माइकल बेमन का मुकाबला करेंगे, उसी तरीके से पिच पे गिलगिस की तरह जो है वो 50 ओवर कीपिंग भी करेंगे और फिर ओपनर भी आएंगे ना। इनकी फिटनेस होती है, बिरयानियां खा के ये बड़े होते हैं। जो है वो ना फिटनेस का मामला होता है ना कोई और मामला होता है। चलें खैर, आप ऑपोजिशन की तहरीक की तरफ नहीं नहीं, आप तहरीक, आपका कैथारसिस हो गया। आई एम ग्लैड। मैं चाहती थी कि ये का मतलब नहीं है, हम इस मौजूद पे बात ही नहीं करते। हम बात ये करते हैं बाबर ने क्या किया, शाहीन ने क्या किया, रिजवान ने क्या किया। पे क्या इशू है? बेचारों की औकात थी उतना ही उन्होंने किया, जितना आप करते थे उससे बेहतर ही किया भाई। कम से कम कोई स्टाइल तो था खेलने के अंदर। कोई 2 सेंचुरियां तो मारी थी ना किसी ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में।
ठीक है ना, आप देखें कंसिस्टेंट नहीं है परफॉर्मेंस। उसकी वजह यह है कि आपकी टीम है ही कमजोर, आपके लोग ही कमजोर हैं, और ज़हनी फिर तौर एक पे कमजोर हैं। प्रॉपर स्ट्रक्चर है जिसमें फ्लॉज हैं, सिर्फ एक टीम या 11 या 12 खिलाड़ियों को आप ब्लेम नहीं कर सकते। ये एक प्रॉपर सिस्टम है जिसके अंदर खराबी है और जिसका जो इम्पैक्ट है हम ऑन ग्राउंड देखते भी हैं अनफॉर्चुनेटली। कारपेट के नीचे गन डालने से गन खत्म थोड़ी हो जाता ना, गन तो रहता ही है। हम क्या करते हैं कि अभी 4 लड़के निकालेंगे, 4 डाई लेके आ जाएंगे और नए बोंगे बोंगे से मैं क्या आपको उसकी नहीं तफसीलात नहीं ठीक है, बस हम कर लेते हैं। अब हम तहरीक पे आते हैं जरा। ये जो अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक है फवाद साहब, ये कितनी इम्पैक्टफुल होगी आपको लगता है? जितनी तैयारी से ये लोग आ रहे हैं और इन्होंने कहा है कि आखिरी हरबा हमारा रोड्स पे आना होगा, उसके पहले हम इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं सोच रहे, अपनी स्ट्रैटेजी का हिस्सा नहीं है। हाँ, ये भी बड़े आए ना ऑस्ट्रेलिया की टीम, इनमें भी बड़ी कंसिस्टेंसी है, ये भी बड़ी तरीके चलाएंगे। इनकी भी हालत वही है कि जो पाकिस्तानी टीम की है, ये भी चल गए तो चांद तक बहुत बड़ा जलसा कर दिया, वरना शाम तक इनका भी कुछ नहीं पता होता कि इन्होंने करना क्या है। ये तहरीक चलाने के लिए उठे हैं माशाल्लाह। हर किसी की अपनी अपनी छोटी सी 400 गज की दुकान है। एक बलूचिस्तान के अंदर से आ गए तो उन्हें लगता है कि पाकिस्तान शायद आगे पीछे हो गया। हालांकि अदम एतमाद की तहरीक में वही इमरान खान साहब, उनका जो है वो मुझे याद है कंटेनर के ऊपर उनकी जो है वो नकल उड़ाया करते थे, महमूद खान अचकजई साहब। माशाल्लाह आज वो खान साहब के साथ हैं, जमहूरियत की बहाली की बात कर रहे हैं। शायद खाकान अब्बासी साहब को सोचना चाहिए थोड़ा सा। कहाँ मरी से वो सीट हार गए थे, उनको लाहौर से मियां साहब ने लड़वाया इलेक्शन, लाहौर से इलेक्शन लड़वा के उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनाया। आज वो जमहूरियत की बहाली की बातें इनके साथ बैठ के कर रहे हैं। वो भाई 30 साल पीछे जमहूरियत को क्रश करने के अंदर पार्टनर है। अगर कोई ऐसा मामला था तो आज आपको जमहूरियत याद आ गई जब आपको सीट नहीं मिली, जब आपको पार्टी से निकाल दिया या पार्टी छोड़कर आप चले गए। तो ये सारे के सारे मफाद परस्त टोला है जो जमा हो गया है, और जमा होने के बाद ये कोई तहरीक उठाएंगे। तहरीक कभी 4 साल पहले चली है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तहरीक के चलने के लिए बड़ा टू द पॉइंट एक एजेंडा होता है कि जिसके अंदर आपने किसी चीज के लिए लोगों को रिलीफ दिलाना होता है। मुझे बताएं, अदलिया आपके साथ नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ नहीं है, तहरीक किसके आसरे पे कैसे चलाएंगे? पाकिस्तान में तो 2-3 चीजें हैं। इमरान खान साहब भी जो 2014 के धरने के अंदर उंगली उठने का इंतजार ही करते रहे कि कोई और आके उंगली उठाएगा। यानी कि मैं अपनी पिच के ऊपर खेलता रहूंगा, जो मर्जी करता रहूंगा, उंगली आके कोई और ही उठाएगा। तो इस इंतजार के अंदर पाकिस्तान में तहरीकें माजी में भी चलती रही हैं। अब भी तहरीक अगर कामयाब कोई कर सकता था तो वो कोई सपोर्ट थी कि जो किसी और जाविये से आती, किसी और जाविये से जो है वो करती, जहां से फिलहाल नजर नहीं आती। तो लिहाजा इस तहरीक के अंदर गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन एक बड़ा मशहूर मकौला है फारसी का, वो ये है कि गुफ्तगू होगी, रिश्ते होंगी, बर्खास्त हो जाएगी। कराची आए हुए थे, मैं खुद कराची में हूँ इत्तेफाक से आजकल, तो ये माशाल्लाह सारे हजरात कराची आए हुए थे, यहाँ पीर पगारा साहब से मिले। पीर पगारा साहब की अपनी सियासत है जिसके अंदर उनके मुरीदैन हैं जो उनके पीछे हमेशा होते हैं। वो 4-6 सीटें जीता करते थे यहाँ जिला खैरपुर से, नौशेरा फिरोज से। तो वो सीटें भी माशाल्लाह टंडो आदम से वो भी दफा हार गए। तो उनकी अपनी तहरीक का डब्बा गोल है, उन्होंने क्या तहरीक चलानी है। फिर मौलाना फजलुर रहमान है जिनका असल टारगेट ऑडियंस ही वो वोटर है कि जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया है, उनको देने के बजाय। तो इनके मकसद, इनका ये जो पूरी तहरीक जो लोग चलाना जा रहे हैं, अगर आप ये कहें कि ये आपस में एक पेज के ऊपर है, तो पहले ये एक पेज पे आ जाए कि मौलाना फजलुर रहमान ने किसकी हुकूमत गिरा कर कहाँ पर जो है वो इक़्तिदार हासिल करना है, यहाँ से सवाल का आगाज करें। तो फिर आगे चल के पता लगे रह जाएगी तहरीक इंसाफ। वो ये कहती है, भी आपने इंट्रो में भी कहा कि खान साहब कहते हैं मैं जेल से निकलने वाला आखिरी फर्द हूँगा, तो वहां पर वो उनको तो सहूलियात चाहिए। अभी भी आप देखें चीफ जस्टिस से जो उन्होंने मुलाकात की है, गैर रस्मी कह लें या जिस तरह की भी अजीब गरीब मुलाकात थी, उस मुलाकात के अंदर भी उन्होंने सारी शिकायतें की होंगी, बहुत सारी शिकायतें की है, मेरे पास पूरी फहरिस्त है उसकी। लेकिन एक शिकायत बड़ी मजेदार है, तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि उसकी अहमियत क्या है कि खान साहब को किताबें और एक्सरसाइज मशीन नहीं दी जा रही जेल के अंदर। यानी कि आपकी ख्वाहिश ये है कि किताबें दे दी जाएं, जेल के अंदर एक्सरसाइज मशीन दे दी जाए। तो बाकी अब मैं वैसे नून लीग का कोई मैं कारकुन तो होनी कि मैं कहूँगा चिया सीड दे दिया, चूचा गीला चूचा कौन का चूचा दे दिया खाने के लिए, तो वो उसको छोड़ देते हैं। लेकिन अब जो लोग जिनकी इंटेंशन ही अपनी ठीक ना हो, अब मसला ये है कि फवाद साहब हर तरीका, हर हरबा इस्तेमाल करके देख लिया ना। तहरीक इंसाफ से की हम बात कर लेते हैं, खत लिख दिया, ऊपर लेटर लिख दिया, वो कहते हैं जी पढ़ लिया है जिन्होंने पढ़ना था, वो कहते हैं हमने नहीं पढ़ा, हमें मिला नहीं, हमने आगे मिला भी तो वजीर आजम को भेज देंगे। बातचीत, मीटिंग्स, इजलास, वो वाले फेज से भी निकल गई तहरीक इंसाफ, उससे भी बैकआउट कर गए चौथी मीटिंग से पहले ही। फिर खतूत का सिलसिला रहा, फिर बातचीत करने को तैयार नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है वो बात करना नहीं चाहते, सियासी जमातें हैं वो कहती हैं हमारा कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं है, हम ओन ही नहीं करते
तो मामले का हल तो अभी बाजार नहीं है, फिर ये शिकायतें ही हैं कि मशीन नहीं मिली या हमें किताबें नहीं मिली। अच्छा, खुद कॉल ऑफ फेल में इतना बड़ा तजाद है। आप देखें, एक जानिब अभी मैं टाइटल पढ़ रहा था जब आप गुफ्तगू कर रही थी ना, तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं क्या लिखा है। तो लिखा था कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान। ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का आइन कहता है कि कोई कैदी जो है वो आर्मी चीफ को खत लिखेगा और आर्मी चीफ से जवाब मांगेगा या आर्मी के से बातचीत की बात करेगा, आर्मी के ऊपर इल्ज़ाम लगाएगा। मैं भूल नहीं पाता उस मंजर को कि मैं वैसे बेसिकली मैं चूंकि कराची से हूँ इसलिए लाहौर आना हम कहते हैं। तो लाहौर जब मैं गया तो मैंने कवर करना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये लॉन्ग मार्च, ठीक है, जिसके इख्तिताम पे खान साहब पे हमला हुआ था। खान साहब से इंटरव्यू भी किया, उससे पहले भी तमाम चीज़ें होती रहीं। मुझे आज भी वो मंजर नहीं भूलता लाहौर की लिबर्टी मार्केट पे खान साहब ने अचानक कहा कि वो शहबाज शरीफ तुम तो बूट पॉलिश करते हो, मैं तुमसे क्या मुज़ाकरात करूं, मैं मुज़ाकरात उनसे करूंगा कि जो पाकिस्तान में असल कुव्वत रखते हैं। और उनका इशारा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ था पाकिस्तान की। तो जो शख्स खुद आइन के ऊपर यकीन ना रखता हो, आइनी तरीके से आने पे यकीन ना रखता हो, आज भी अगर वो गुफ्तगू करे तो वो आर्मी चीफ को मुखातिब करे, आज भी अगर वो मुज़ाकरात की बात करे तो आर्मी चीफ और एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बात करे। तो ऐसे आदमी से कि जो बात ये करे कि उसने आर्मी से बात करनी है और आर्मी को जो है असल ताकत का मरकज समझता है, वो आईने पाकिस्तान की बहाली की बात करते हैं और ये टाइटल हम लोग लगाते हैं कि आईने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान, यानी कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ की वही तो कॉल ऑफ फेल में वो बुनियादी तजाद है कि जो तहरीक की इब्तिदा ही नहीं होने देगा। तहरीक की इब्तिदा ये है कि आप ये डिसाइड करें कि हाँ जी हम सियासतदान हैं, हमसे गलतियाँ हुई, हम आइन का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं और आइन के तहफ़्फ़ुज़ ये है कि हम उसके लिए एक अवामी जद्दोजहद करेंगे। आइन पाकिस्तान कहता है ताकत का सरचश्मा अवाम है, उसमें कहीं नहीं लिखा कि ताकत का सरचश्मा आर्मी चीफ है। तो जब आप आर्मी चीफ को खत लिखते हैं तो आप उनकी ताकत को, उनकी बालादस्ती को तस्लीम करते हैं, और जब आप उनकी ताकत और बालादस्ती को तस्लीम करते हैं तो फिर आप पाकिस्तान के जमहूर के ऊपर अदम एतमाद करते हैं, और अदम एतमाद के नतीजे में फिर आपको ये हक नहीं पहुंचता कि आप इस तरह की बातें करें कि आपको आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहरीक चलाएंगे। ये भानमती का एक कुंबा आपस में इकट्ठा हुआ है। वेरी क्लियर स्टांस, ये आपने बड़ा क्लियरली बता दिया कि जो तहफ़्फ़ुज़ चाहता है वो डायरेक्टली फिर उन अवामी कुव्वतों से ही बात करे ना कि फिर एक स्पेसिफिक शख्सियत को टारगेट करे। थैंक यू वेरी मच फवाद साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। फवाद अहमद साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे जी। क्रिकेट के साथ साथ आज उन्होंने सियासत के साथ साथ उन्होंने क्रिकेट पे भी तरजीह दी। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब चूंकि आपको पता है कि हम सेकेंड आवर में क्रिकेट की बात करते हैं, तो उससे पहले हमारे पास शेफ़ आते हैं किचन के अंदर जो हमें कुछ ना कुछ बताते हैं। तो आज हमारे साथ जब्बार शाह साहब मौजूद हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। क्या बना रहे हैं आज आप? आज मैं मैक्सिकन सैलेड विद कार्विंग करके बता रहे हैं, जबरदस्त। चले, और इसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है सैलेड? इसमें वाटरमेलन मेरे लिए, मेरे पास है, एप्पल है, बनाना है और टमाटोज हैं। लवली। चलिए आप साथ साथ कार्विंग करें, हम आपसे डिस्कशन भी करते हैं, मीनवाइल अपने टॉपिक की तरफ भी बढ़ते हैं। अच्छा जी, आपको पता है हम में से बहुत सारे लोगों को, इनफैक्ट हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि वो खुद से बात कर रहे होते हैं, खुद कलामी कर रहे होते हैं, अपने ख्यालात या अपना कोई भी चीज़ होती है। समटाइम्स आपने लोगों को प्रैक्टिस करते हुए देखा कि कोई बैठे बैठे अपनी सोच में गुम होता है, बात कर रहा होता है, और हम अक्सर एक दूसरे को कह रहे होते हैं कि खुद से बात ना क्या करो, बहुत अजीब लगता है। एक्चुअली में एक नेचुरल प्रोसेस है या नेचुरल एक आपकी हैबिट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जब आप खुद से बात कर रहे होते हैं आप बहुत सारी चीज़ों का एनालिसिस भी कर रहे होते हैं। लेकिन क्या ये वाकई वियर्ड चीज़ है, बुरी चीज़ है, या कोई एबनॉर्मेलिटी है? इस पे आज हम बात करेंगे। डॉक्टर नतालिया मतलूब हमारे साथ मौजूद है, हमारे नफ्सियात हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नतालिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। डॉक्टर नतालिया ज़रा बताएं, ये जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में प्रैक्टिस करते हैं, इवन हम खुद भी कभी कभी रियलाइज़ नहीं कर रहे होते कि खुद से बात कर रहे होते हैं, ये नॉर्मल चीज़ है? नॉर्मल है बिल्कुल। देखें, अगर मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जैसे हम कहते हैं ना कि इंसान में खुद एतमादी होना बहुत ज़रूरी है, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इंसान की अपने से खुद कलामी भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जिस दौर में हम रह रहे हैं, हम किसी को अपना अगर कहें कि हमारा कोई कंपेनियन है या कोई बेस्ट फ्रेंड है, हम नहीं कह सकते, और हर बात भी हर किसी से शेयर नहीं की जा सकती। तो और वैसे भी आजकल जो इंसान की नेचर हो गई है ना, वो सुनता सबकी
है लेकिन करता फिर वो अपनी है। लेकिन बेहतर ये होता है कि अगर आपको किसी ने कुछ सजेशन दी है या आपको कोई एडवाइस मिली है, तो बेटर है कि अगर आपने अपने आप से उस चीज़ को आप बात कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट हो जाता है, क्योंकि इससे ना हमारी पर्सनैलिटी पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी पड़ते हैं। तो रिसर्चेस के अकॉर्डिंगली ये चीज़ बहुत ज़्यादा नेचुरल और पॉजिटिव मानी गई है कि हमारा जो एक मोटिवेशन लेवल या हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्टअप होता है इस चीज़ से। अच्छा, मुझे बताएं कि ये पॉजिटिव चीज़ कैसे है हमारी, अगर ये जो आदत होती है मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को, अगर इसको क्योंकि हर चीज़ के कुछ प्रॉन्स होते हैं और कुछ कॉन्स होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि एक चीज़ अगर पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिविटी कुछ नहीं होगी। तो बेसिकली अगर सेल्फ टॉक को देखा जाए या खुद कलामी जिसे कहते हैं उसको देखा जाए तो वो ये होता है, पॉजिटिव इस वे में होता है जैसे हम खुद से बात कर रहे हैं। ऐसे तो कभी भी नहीं होता कि आप देख के कहें कि ये बंदा पागल है, कहीं पे भी देख के ही बात कर रहा है। जब आप खुद से बात करते हो आपको नहीं पता आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। तो पॉजिटिव इस वे में है कि आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। जाहिर है जब इंसान एक चीज़ को सोचता है उसका थॉट पैटर्न उसी के अकॉर्डिंग चलता है, आपका माइंड उसी के अकॉर्डिंग वर्क करता है। तो अगर एक चीज़ आपके आसपास हो रही है और अगर उस चीज़ में आपने फॉर एग्जांपल आप सुबह हर रोज़, हम भी सुबह उठते हैं, आप भी सुबह उठते हैं, आपको बेसिक चैलेंजेस आपको पता होते हैं कि मैंने आज क्या करना है। तो हर रोज़ हमारे साथ ये नहीं होता कि हमारे साथ हर चीज़ अच्छी होगी, कुछ बुरी भी होती हैं। लेकिन हम उस बुरी चीज़ को अच्छा भी कह सकते हैं कि कोई बात नहीं, अगर हमारे साथ 1000 चीज़ें अच्छी हुई हैं, एक बुरी भी हो गई, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर हम उस एक चीज़ को लेके चलेंगे और उस चीज़ को हम सोचेंगे कि यार ये तो बहुत बुरा हो गया, हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं था। डॉक्टर नतालिया, नॉर्मली अगर हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है तो वो हमारी पूरी रूटीन या पूरा दिन खराब हो जाता है। पूरा दिन खराब, हम कहते हैं कि ये बुरा हो गया, बस हम उसी ख्याल को सोचते हैं कि हमारे साथ वो एक चीज़ बुरी हुई थी, वो चीज़ हमारे साथ अच्छी नहीं हुई, शायद हमारा दिन ही आज का बेकार गया, आज का दिन ही बुरा है, आज का दिन पता नहीं किसकी शक्ल देख के उठ गया या क्या देख लिया। तो ये चीजें होती है ना, पता नहीं सुबह किसको देख लिया, लड़ाई हो गई। बिल्कुल, वो एक चीज़ हमारे थॉट पैटर्न में चलती रहती है। हम उसी को, अब यही चीज़ है ना कि अगर हम एक बुरी चीज़ को सोची जाएंगे, उस पर ओवर थिंकिंग करेंगे, वो स्ट्रेस का कॉज होगा। उस स्ट्रेस से फिर आगे एंग्जाइटी जाती है, फिर डिप्रेशन जाता है और हमारा मेंटल हेल्थ पूरा दरहम बरहम होके रह जाता है। तो अगर इसी एक पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ को हम ये कहें कि कोई बात नहीं, खैर है, हमारे साथ इतनी अच्छी चीज़ हुई है, अगर उसमें एक चीज़ बुरी हो गई तो दैट्स ओके, कोई बात नहीं। क्या हमने अपने नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव में कर दिया? हम खुद से ही बात करें, हम लोगों को तो नहीं बता रहे कि हमारे साथ ये हुआ था और हम इसी चीज़ को सोच रहे हैं। हमारा जो ब्रेन है, जो माइंड है, वो सोच रहा है, हम दुनिया को तो नहीं बता रहे, अपने से ही बात कर रहे हैं। हमारी अंदर हमारी जो अपनी ज़ात है वो हमसे खुद बात कर रही है। तो बेसिकली इससे हमारी डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, हमारा जो है कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्टअप होता है कि हमने किसी से अगर बोलना है तो क्या कैसे बोलना है, हमारी सोशल इंटरेक्शन है, हमने वर्ड सिलेक्शन कैसे करनी है अगर हम खुद से बात करें। तो बेसिकली अगर हमारे पास पॉजिटिव इम्पैक्ट्स इसके ज़्यादा है और नेगेटिव कम है। अच्छा, ये जो आप खुद से बात करने की बात करी, नॉर्मली हमारे जो एंकरिंग के प्रोफेशन में, आई रिमेंबर कि हमारे एक टीचर हुआ करते थे, जब हम तैयारी भी कर रहे थे या पढ़ भी रहे थे, तो दे वो लाइक कि आपने अगर खबरें पढ़नी है तो आप शीशे के आगे खड़े हो और आप खबरें पढ़ें, उससे आपको आइडिया होगा कि आपका तलफ़्फ़ुज़, आप क्या वर्ड का इंतखाब करें, क्या चीज़ें करें। तो नॉर्मली हमारी इस फील्ड के अंदर ये रिकमेंड किया जाता है कि आपने अगर कुछ करना है तो आप शीशे में देख के बात करें, उसकी प्रैक्टिस करें। बेसिकली ये हो जाता है कि वो सेल्फ टॉक बाय थर्ड पर्सन आ जाती है, क्योंकि उसमें वो मिरर टॉक आ जाती है कि आपने अपनी सेल्फ को आगे पोर्ट्रे करना है और आपने फिर बोलना है। उसमें आपका ये होता है कि आपकी, जैसे मैंने पहले कहा कि वर्ड सिलेक्शन का आपको बहुत पता चलता है कि अगर हमने फॉर एग्जाम्पल किसी से इंटरेक्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने एक बंदा है या मैं आपसे बैठ के बात कर रही हूँ, तो हमने कौन से वर्ड्स बोलने हैं जो किसी को बुरा भी ना लगे, किसी को हर्ट भी ना, और हमारा मैसेज है वो आगे तक पहुंच जाए। बिल्कुल। तो बेसिकली ये वही बात होगी कि आपका मोटिवेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस इससे बहुत बढ़ता है कि अगर हमारे सामने एक की बजाय 100 बंदे भी बैठ जाएंगे, हमें पता है कि हमारा वर्ड सिलेक्शन ये है, हमने ये बोलना है। तो बेसिकली जो आपकी सेल्फ टॉक है ना, वो उसमें हेल्प करती है। अच्छा, आप सेल्फ टॉक में हेल्प तो होती है, लेकिन हमारे इर्द गिर्द या हमारे घर में मेरे बहन भाई, मुझे तो मेरे भाई अक्सर गाड़ी चलाते हुए या बाइक चलाते हुए खुद से बातें करते, तो हम कहते थे ये पागल हो गया, ये क्यों बातें कर रहा है अपने आप से, यू नो, दैट्स हाउ सोसाइटी परसीव सच एक्ट कि आपका अगर कोई किसी को भी आप देख रहे कहते हैं ये पागल है, खुद से बातें कर रहे हैं, यही इस तरह का इंप्रेशन जाता है। होता है। लेकिन अगर देखा जाए ना कि अगर फॉर एग्जांपल हम खुद से भी बात कर रहे हैं तो वो ये होता है कि क्योंकि लोगों का क्या है, लोग तो देख के अच्छे खासे इंसान को भी पागल बना देते हैं, लेकिन हमारा अपना वे ऑफ परसीव क्या है ये हमने देखना होता है कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कैसे जा रहा है। तो अगर हम एक चीज़ होती है कि अगर आप सेल्फ टॉक कर रहे हो ना, फॉर एग्जांपल आप अपने एक
इन्वायरमेंट में, अपनी सराउंडिंग में लगे हुए हो, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने, बहुत से स्पीच थेरेपिस्ट हैं, थेरेपी के लिए वो कहते हैं कि आप कुछ भी बोलें लेकिन आपकी रवानगी होनी चाहिए। तो आप किसी को सामने बिठा के नहीं बोल सकते, आप किसी को ये नहीं कह सकते कि हमारे साथ, हमारे सामने घंटों घंटों बैठो, हमने प्रैक्टिस करनी है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो वो भी एक आपका वे ऑफ सेल्फ टॉक हो गया कि हमने कैसे बोलना है। और अगर हम किसी से नहीं शेयर कर पा रहे कोई चीज़, वो हमारे माइंड में रहेगी, और जब जितना वो माइंड में रहेगी, हमारा वो उतना लेवल, स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होता जाएगा, जिससे हमारी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाएगी, हमारा मेंटल पीस ही नहीं होगा। और जब मेंटल पीस नहीं होता तो वो आपकी फिजिकल अपीयरेंस में, आपका वे ऑफ टॉक, आपका टोन, सब दिखता है उसमें कि आप डिस्टर्ब्ड हैं। तो बेसिकली जब हम सेल्फ टॉक करते हैं तो हमारा जो है, जितना भी हमारे थॉट्स हैं जो हम किसी को नहीं बता सकते, क्योंकि इंसान है ना, इंसानी दिमाग में सब कुछ चलता है। अगर कुछ अच्छा चल रहा है तो कुछ शैतानी दिमाग भी होते हैं जिनमें चल रहा होता है। तो वो बेसिकली वो अल्फाज होते हैं जो इंसान खुद को बोलता है, आप दुनिया को नहीं बता सकते वो चीज़। तो ये अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए प्रैक्टिस करना हो सकता है क्या? अगर आपको लग रहा है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो दूसरों पे उस तरह से नहीं, आप उसको कर सकते, तो आप खुद से बात करने की प्रैक्टिस करें। मैं इसी तरफ आ रही हूँ कि जब आप बात करते हो ना, तो आपका एक ना फ्लुएंसी बनती है। ठीक है, आपकी एक टोन अब होती है कि आपने किससे कैसे बात करनी है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि वो अपनी हाई टोन को ना समझ नहीं पाते, जो वो एग्रेसिव वे में जा रही होती है, और फिर लोग समझते हैं कि शायद हमसे लड़ ही रहा है ये। तो हम लोग जो है बहुत दफ़ा थेरेपी में भी इस चीज़ को यूज़ करते हैं कि आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करें। आपके जो नेगेटिव थॉट्स आपको तंग कर रहे हैं, वो जब फ्लुएंसी में निकलेंगे ना, तो आप खुद बहुत रिलैक्स फील करेंगे, और इससे ये होगा कि आपको पता चलेगा कि हमने कौन सा वर्ड कहाँ बोलना और कौन सा कहाँ नहीं बोलना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर नतालिया, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये रियलाइजेशन नहीं हो रही होती है कि हमें कौन सी जगह पे कौन सी बात करनी है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, इवन कभी कभी मैं खुद भी अपने आप को समझती हूँ कि समटाइम्स वी डोंट इवन रियलाइज़ कि ये चीज़ हमें यहाँ बोलनी है। चाहे आप जितनी भी प्रैक्टिस कर लें, अगर आपने खुद कलामी भी कर ली, मिरर में भी देख लिया, सेल्फ टॉक भी कर ली, लेकिन उसके बावजूद समटाइम्स आप किसी एक स्पेसिफिक जगह पे जा रहे हैं, यू हैव नो आइडिया, बहुत अनप्रिडिक्टेबल सा एक कुछ होता है, और आप अब वो ऐसे बात या ऐसे अल्फाज या आपने जो प्रैक्टिस किया होता है वो भूल जाते हैं, आप नहीं कर पाते हैं उसको एग्जीक्यूट। ऐसी सूरत हाल में क्या बहुत दफ़ा होता है कि आप जब बहुत एक्सेसिव किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, फॉर एग्जांपल जैसे आपने बोला कि आपके प्रोफेशन में आप लोग पहले प्रैक्टिस करते हो, तो बहुत ज़्यादा, जब कि वो कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, बहुत जब ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए ना, तो वो दिमाग में घूम घूम के ना वो एक प्रॉपर एक हलवा बन जाता है, और इंसान को ना समझ नहीं आता एट द एंड कि हमने बोलना क्या है। एंड पे आप फिर बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाते हो, और फिर वही बात होती है कि जो फिर दिमाग में या जुबान में आ रहा होता है ना, आप बोलते हो। और उसके बाद फिर जब आप बोल देते हो ना, बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि आप गैदरिंग में बैठे हुए हो, या आप कोई काम कर रहे हो या कुछ और देख रहे हो, तो उसमें आप फिर जो आपके इर्द गिर्द हो रहा होता है, कुछ वो इनपुट देता है, और कुछ जो आपके दिमाग में चल रहा होता है, कुछ उसकी इनपुट होती है। वो जब मिलके आपका एक आउटपुट बनता है ना, तो फिर आप बाद में जब आपसे कुछ गलत बोला जाता है, तो आप अंदर ही अंदर सोचते ज़रूर हो, शिट यार मैंने ये क्या बोल दिया। तो उसमें ये होता है कि आप बेसिकली उस चीज़ को कवर अप करने के लिए आप उस चीज़ को कवर अप करो। जब जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरे माइंड में बहुत सी चीज़ें इस टाइम चल रही हैं, और मुझे ये भी पता है कि मैंने कौन सा वर्ड कैसे यूज़ करना है। अभी फॉर एग्जांपल अगर फ्लुएंसी में मुझसे कोई गलत वर्ड निकल जाता है, तो मैं उसको कवर अप करूँगी कि मैंने अगर ये वर्ड बोल दिया तो मैं उसकी जगह को इसका ऑल्टरनेटिव वर्ड यूज़ कर लूँगी। सेल्फ टॉक का बेसिकली यही होता है कि हमारी वोकैबुलरी बहुत इन्हांस होती है, और इसीलिए कहते हैं कि आप बुक्स रीडिंग करो, आपकी वो खुद ही बहुत अच्छी, आपकी वर्ड सिलेक्शन बहुत अच्छी होगी। आप जब बोलोगे, जाहिर आपने जब बुक रीडिंग करनी है तो आप बोल के करोगे, आपकी उर्दू अच्छी होगी। अगर आप उर्दू बुक रीडिंग कर रहे हो, इंग्लिश बुक रीडिंग करोगे तो इंग्लिश अच्छी होगी। तो बेसिकली जब आप बुक रीडिंग करते हो, फॉर एग्जांपल अगर हम भी कोई ड्रामा देखते हैं, तो आजकल की जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या जितनी भी लड़कियां हैं यंग जनरेशन की, वो उस ड्रामे को अपने आप पे पोर्ट्रे करती हैं। उस चीज़ की तरह अगर हम फॉर एग्जांपल किसी के घर कोई हमारे पास गेस्ट आया है, जैसे भी है, तो वो पहले तो थोड़ा शाय बिहेव करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। वो प्रॉपर एक ड्रामे की पोर्ट्रे होती है ना, हम भी एक निकाब पहन के हर एक के सामने बैठते हैं, आपके चल रहा होता है। बिल्कुल। तो वो ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हमने कुछ चीज़ बोल दी है तो हम उसका ऑल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बेस्ट है पहले हो कि हमारे पास वर्ड्स होने चाहिए। बिल्कुल वर्ड्स होने चाहिए। मीनवाइल मुझे लगता है हमारी सैलड रेडी हो गई है। जवाहर साहब, इज इट रेडी? जी मैम, सैलड बिल्कुल रेडी है। ठीक है, और ये आप प्लीज सर्विंग कर दें। इसका जो फाइनल फ्रेम है जी दिखाएं।
बेहतरीन। ये इस सैलेड का क्या नाम क्या है? मैक्सिकन सैलेड। मैक्सिकन सैलेड। इसमें अच्छा जी। टबास्को ऐड की हुई है, वो स्पाइसेस है। अच्छा वो स्पाइसेस हैं, आपने जी। स्पाइसेस भी ऐड किए हैं, कौन कौन से? इसमें टबास्को सॉस है, हॉट सॉस है और चिली सॉस है और ब्लैक पेपर है। मैक्सिकन खाने वैसे यूजुअली स्पाइसी होते जी हैं, मैम। तो ये आपने उसके फ्लेवर के मुताबिक। ज़बरदस्त, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने सैलेड भी बनाई। अच्छा डॉक्टर नतालिया, जो कि मेरे पास टाइम कम है, मैं चाहूँगी आपसे मैं ये पूछ लूँ बच्चों को लेकर। समटाइम्स बच्चे भी, आपने देखा है छोटा बच्चा अगर वो खेल रहा होता है तो वो कुछ ना कुछ खेलते हुए अपने दिमाग में स्टोरी बना के बात कर रहा होता है और उसकी एक फैंटेसी वर्ल्ड होता है जिसमें कोई डॉल है या कोई भी चीज़ है और उसने अपने कैरेक्टर्स बनाए भी, वो अपनी ड्राइंग्स में भी वो चीज़ें कर रहे होते हैं। इज़ इट नॉर्मल? ये बिल्कुल नॉर्मल है और ये हमें बच्चों में जो है, हमें इस चीज़ को ना अप्रिशिएट करना चाहिए बच्चों के साथ, क्योंकि बहुत से बच्चे आजकल ऐसे भी हैं जो बिल्कुल आफ्टर कोरोना ना ऐसे हो गए कि बच्चे खामोश हो गए हैं। हाँ। बिल्कुल हमारा डिजिटल वर्ल्ड ने बहुत ज़्यादा उस चीज़ हाँ। पे ऑक्यूपाई वो स्पेस कर ली है। बिल्कुल ठीक तो है। बच्चे इन्वायरमेंट के साथ बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं बना पाते। तो अगर हमारे जो बच्चे हैं वो अपने इन्वायरमेंट के साथ कांटेक्ट बना रहे हैं, एक फैंटेसी वर्ल्ड है, बोल रहे हैं, बैबलिंग कर रहे हैं या उस चीज़ को एक पोर्ट्रे कर रहे हैं, ड्राइंग बना रहे हैं, जिस भी तरीके से वो अपना एक करेक्टर लेके चल रहे हैं, दैट इज़ नॉर्मल। लेकिन हाँ, अगर उस चीज़ को वो लोग एक्सेस हो जाएगी कि उस करेक्टर के बाहर निकल के वो देख ही नहीं रहे, अपने इन्वायरमेंट से वो कटते जा रहे हैं, फिर उस चीज़ का हमें प्रॉब्लम है कि ये चीज़ जो हो रही है ये गलत हो रही है। ये बिहेवियर्स फिर चेंज आते हैं और उसकी वजह सेल्फ टॉक फिर एक्सेस हो जाता है कि आप एक ही चीज़ को लेके ना, जैसे फॉर एग्जांपल हम साथ बैठे हैं और मैं आपसे बात करने की बजाय खुद से ही बात करी जाऊँ, तो वो चीज़ प्रॉब्लमेटिक होती है। ठीक हो गया। इन द एंड हमारे प्लेटफॉर्म से आप कोई भी मैसेज देना चाहें पेरेंट्स को जो लोग खुद से बात करते हैं, दिस इज़ नॉर्मल, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और लोगों को भी जो अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को प्रैक्टिस करते हुए देखें, दे शुड बिहेव नॉर्मल, कोई अनहोनी हरकत नहीं कर रहे। बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि देखें हम लोग जब किसी से बात नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा ना कि हमने बोलना क्या है। तो बेसिकली जब आप किसी से बात करते हो तो उसे अच्छा मैसेज दो, वर्ड्स अच्छे सिलेक्ट करो ताकि अगला बंदा भी हर्ट ना हो। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नतालिया, बहुत Thank you. शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाई। डॉक्टर नतालिया मतलूब माहिर नफ्सियात हमारे साथ मौजूद थी। खुद कलामी से लेकर इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की है। दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग, इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है। अगर आप किसी को करते हुए देख रहे हैं तो आपको ऐसे बिहेव नहीं करना है कि पता नहीं क्या ही चीज़ आपने देखी है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, जो ब्रेक पर जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हमें पता है कि पाकिस्तानी जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त काम भी कर रहे हैं, और वो अच्छे काम हमारी जो एक पाकिस्तानी निज़ाद अमेरिकन शेफ़ हैं मरियम इश्तियाक साहिबा, वो भी कर रही हैं। उन्होंने अमेरिकन एक रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे एक दफ़ा उन्होंने तंदूरी चिकन बनाया, पाकिस्तानी खाने बना रही हैं, और वहाँ के जो जजेस हैं वो उनके खानों की तारीफ़ भी कर रहे हैं। और मरियम जो है इससे पहले भी कई रियलिटी शोज़ में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं, कई कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी हैं। उनकी कुछ इंटरेस्टिंग सी एक वीडियो है इस रियलिटी शो से लेकर, आपको वो दिखाते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। आपको पता है सेकेंड आवर में हम चैम्पियंस ट्रॉफी की बात करते हैं। कल का मैच था, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। मैच का हवाल मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर तो वैसे आपने किसी डिल्यूजन में हैं कि अगर पाकिस्तान जीत गया तो मैं आपकी आंखें खोल दूँ। पाकिस्तान हारा है और बहुत बुरे तरीके से हारा है। ऐसे ऐसे क्रिकेटर्स को हमने मौका दिया है जो आउट ऑफ फॉर्म थे, वो अपनी फॉर्म में वापस आए हैं। किसी ने सेंचुरी स्कोर की है, किसी ने अपनी बॉलिंग को लेकर हाथ साफ किया है। ऐसा हमने मनाजिर अपनी आंखों से देखे कल, दो के वी वर एक्सपेक्टिंग कि हम थोड़े चैलेंजेस से दो चार रहेंगे, पर वो चैलेंजेस इतने वन साइडेड हो गए कि हमें लगा कि सिर्फ वही मैच खेलने आए और हम खेलने नहीं आए हैं। क्या वजूहात थी, इस पर हम ज़रा तज्जिया ले लेंगे। हमारे साथ हमारे पब्लिक न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट शकील खटक मौजूद है स्टूडियोज़ में। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच शकील, आपका बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ हमने सोचा कि आज हम एक क्रिकेटर का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे कि जब वो ग्राउंड में उतरता है क्या प्रेशर होता है, क्या नहीं होता। उमैद आसिफ हमारे साथ मौजूद है, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमैद, थैंक यू वेरी मच, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस उमैद। उमैद, मुझे एज अ क्रिकेटर आपका तज्जिया चाहिए। ज़ाहिर है आप भी खेलते रहे हैं और खेल भी रहे हैं। आप ग्राउंड के अंदर ज़ाहिर है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वी ऑल अंडरस्टैंड कि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है प्लेयर के ऊपर भी, बट स्टिल जो चैलेंजेस हमें कल नज़र आए, जिस तरह से हमने स्ट्रगल किया, डू यू थिंक कि ये लैक ऑफ इंटरेस्ट था, कैप्टनसी में फ्लॉज थे, या ओवरऑल हम जो टीम कॉम्बिनेशन लेकर गए थे मसला उसी का था? देखें, ये
इट डेट बैक टू 2010 जब वो हमारा जो हादसा जो भी हुआ, उसके बाद क्रिकेट जब पाकिस्तान से चली गई इंटरनेशनल क्रिकेट, तो उसके बाद जो पाकिस्तान क्रिकेट को सेटबैक हुए, प्लेयर्स को अपने ग्राउंड होम ग्राउंड पे खेलने का मौका नहीं मिला, जो फैंस हैं वो उससे उनको भी देखने को मौका नहीं मिला, जो प्लेयर्स ग्राउंड में जाके जिस तरह हम देखे थे छोटे होते, हमने देखा वसीम भाई, वकार भाई वगैरह को सबको, तो वो एक बहुत बड़ा सेटबैक था। उसके बाद से फाइनेंशियल हिट भी होती है, फिर पीसीबी को, आपको टीम्स नहीं आती तो आपके फाइनेंशियल हिट होते हैं, उसके बाद आपकी डोमेस्टिक को सफ़र करती है, इसी तरह लेके एक बहुत लंबा सफ़र है जिसकी वजह से हम इस तरफ पहुंचे हैं। बट अब क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आ रही है, जितनी ज़्यादा होती जाएगी उतना ज़्यादा आपको फाइनेंसिस में बेहतरी आएगी, उतना ही ज़्यादा आपकी डोमेस्टिक पे इन्वेस्टमेंट होगी, ग्रास रूट पे इन्वेस्टमेंट होगी। तो ये सारा ग्रास रूट से स्टार्ट होता है। आप ये ब्लेम नहीं कर सकते कि ये इन 15 ने ये ऐसे कर दिया, क्योंकि जो भी ग्राउंड में उतरता है उसकी इंटेंशन को आप डाउट नहीं कर सकते, क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है अपने मुल्क को, अपने फैमिली को, अपने शहर को। तो आई थिंक एक पूरा एक स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से हम यहाँ पे आज तक। अच्छा उमैद, आपने स्ट्रक्चर की बात की, ठीक है, वी अंडरस्टैंड कि हमारे स्ट्रक्चर में मसला है, लेकिन हमने लास्ट कुछ बायलैटरल सीरीज़ हो या ट्राई नेशन सीरीज़ हो और अभी कल के मैच में भी हमने देखा है कि कुछ चीज़ें, कुछ प्लेयर्स में ऑब्जर्वेशन है, वी माइट बी रॉन्ग, ऐसा नहीं है कि पर्सनल ग्लोरी के लिए देयर वर सर्टेन प्लेयर्स जो शायद समझ रहे थे कि वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इट्स नॉट अ टीम वर्क। डू यू एग्री विद दैट? देखिए, मैच इतना बड़ा होता है कि वो प्लेयर के ऊपर ये प्रेशर जब आता है तो वो उसकी कोशिश होती है कि ये मैच जितवा के दूं, ठीक है। उसमें वो ओवर एफर्ट करने की वजह से वो फिर प्लान से हट जाते हैं कई दफ़ा। तो वही नज़र आ रहा था, प्लेयर सारे ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे। शाहीन एक्स्ट्रा जोर लगा रहा था, पेस उसकी पिछले मैच से ऊपर जा रही थी थोड़ी, उसने कोशिश की कि विकेट ले, शुरू में 2-3 विकेट्स आएंगी तो उसके बाद शायद प्रेशर वापस इंडिया पे चला जाए। बट आई थिंक उनके प्लेयर इतने वेल इक्विप्ड थे कि उन्होंने उसको, शाहीन की उन जो विकेट टेकिंग डिलीवरीज थी उनको काउंटर किया, फिर शाहीन ने एक्स्ट्रा जोर लगाया जिसकी वजह से थोड़ा बहुत बाहर मतलब ऑफलाइन हुआ तो बाउंड्रीज पड़ती थी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शकील भी जो कि हमारे साथ मौजूद। शकील, मैं आपका एनालिसिस चाहूँगी। ये तो उमैद ने एज अ क्रिकेटर बताया कि क्या चीज़ें होती हैं और ज़ाहिर एक स्ट्रक्चर होता है पूरा, बट वी इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी ऑन क्रिकेट। हमारा अब ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट जहाँ पे वापस आ रही है, चाहे वो स्टेडियम्स हों या वैसे हमारे प्लेयर्स हों, वी पे देम अ वेरी हैंडसम अमाउंट। आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको अच्छे पैसे पे कर रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे जब परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जब वो ग्राउंड में उतरते हैं, तो ये जो कल हमने एक मतलब पिक्चर ही देखी है, ट्रेलर तो अब हम इसको नहीं कहते हैं, व्हाट डू यू थिंक क्या चीज़ें थी कि ये हमने इतनी बुरी परफॉर्मेंस दी है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप अवे खेल रहे हैं या अपने होम सीरीज़ के ऊपर खेल रहे हैं, आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं और आपको प्रोफेशनली इसको डील करना चाहिए। उमैद भी इसको बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जब आप प्रोफेशनल क्रिकेटर बन जाते हैं तो फिर आपको ये नहीं देखना होता कि मैं कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेल रहा हूँ या मैं MCG में खेल रहा हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले, मैं भी इतने अरसे से अब कवर कर रहा हूँ कि कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि मुसलसल पाकिस्तान की टीम बजाय अप होने के वो नीचे आ रही है। चाहे हम वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की बात करें और मुसलसल हम उसके बिल्कुल बॉटम के ऊपर एंड कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम ODI वर्ल्ड कप की बात करें, T20 वर्ल्ड कप की बात करें, एशिया कप की बात करें, कोई ऐसा ICC का या ACC का कोई ऐसा टूर्नामेंट नहीं है कि जिसमें पाकिस्तान की टीम ने ऐसा परफॉर्म किया हो कि जहाँ पर फैंस को लगा हो कि हाँ यार, ये टीम हमारी बहुत कुछ कर सकती है, ये फाइनल 4 में जा सकती है या फाइनल में जा सकती है या फाइनल जीतने की कैपेबिलिटी है इनके अंदर। अभी भी इवन जब स्क्वाड का अनाउंस हुआ तो हमारे सवाल यही थे कि देखिए, इतना बड़ा टूर्नामेंट आपके अपने मुल्क में होने जा रहा है, एक मतलब 29 ईयर्स के बाद आपके पास इतना बड़ा टूर्नामेंट आया और फिर एक ICC का टूर्नामेंट है जिसको हर टीम जीतने की सर तोड़ कोशिश करता है। और आपने जो स्क्वाड की सिलेक्शन की है, मैं फर्स्ट डे से उनके ऊपर हम तनकीद कर रहे थे कि आपने जो प्लेयर्स खिलाए हैं वो इनएक्सपीरियंस्ड हैं। आप सऊद को खिला रहे हैं, आप बल्कि तकरीबन 7 से 8 खिलाड़ियों का आप कमबैक कर रहे हैं। और एक ICC के टूर्नामेंट में जब आप इतने ज़्यादा खिलाड़ियों का कमबैक करेंगे, अब देखिए आपने पिछले 1-2 साल में जिन प्लेयर्स को खिलाया, आपने जिनके ऊपर इन्वेस्ट किया, जिनके ऊपर करोड़ों रुपए लगाए, आपने उनको मौका क्यों नहीं दिया? क्या अगर आपको उनके ऊपर यकीन नहीं था? अगर आपको उनके ऊपर यकीन नहीं था तो इट मीन्स कि आपके सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई कमी है कि आप प्लेयर्स के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन उसका आउटकम ज़ीरो है। तो क्यों ज़ीरो है? ये तो PCB के मैनेजमेंट को पूछना चाहिए, ये सवाल होना चाहिए कि आखिर हम करोड़ों रुपए लगा रहे हैं इन प्लेयर्स के ऊपर, हम हर मुल्क में भेज रहे हैं, हम ऑस्ट्रेलिया का टूर करवा रहे हैं, न्यूजीलैंड का, जिम्बाब्वे का, साउथ अफ्रीका का, इंग्लैंड का, हम टूर करवा रहे हैं, हम खिला रहे हैं, उनको मैचेस दे रहे हैं, सैलरीज दे रहे हैं, उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहे हैं, लेकिन आउटकम क्यों नहीं आ रहा हमारे पास? पिछले 2-3 सालों से हम कोई टूर्नामेंट क्यों नहीं जीत सके, कोई मैच नहीं जीत रहे हैं बड़ा?
तो ये तो मेरा ख्याल है कि अब ये वक्त आ चुका हुआ है कि बजाय हम सिर्फ कोचेस को हटाने के कि ठीक है यार इस कोचेस को हमने फारिग कर दिया, उसको लेके आ गए, फिर उसको फारिग कर दिया, उसको लेके आ गए। कोचेस में खामी नहीं है, आपके सिस्टम के अंदर खामी है। जहाँ पर आपका टैलेंट आ रहा है, आपका टैलेंट कहाँ पे गायब हो रहा है, सवाल ये होना चाहिए। मैं भी पढ़ रहा था, समी असलम देखिएगा जब अंडर 19 में थे सबसे ज़्यादा उन्होंने सेंचुरीज की थी, आज समी असलम कहाँ पर है, किसी को नजर नहीं आ रहा है। इसी तरह से आपने इरफान याजी के ऊपर इन्वेस्ट किया, आपने नहीं खिलाया चैंपियंस ट्रॉफी में। आपने आमिर जमाल पे इन्वेस्ट किया, आपने नहीं खिलाया उन्हें। आपने अब्बास अफरीदी पे इन्वेस्ट किया, आपने नहीं खिलाया। जब आप कह रहे हैं कि हमारे पास एक बॉलिंग ऑलराउंडर होना चाहिए, तो आप फ़हीम अशरफ को क्यों लेके आ रहे हैं? जब आपने उन्हें यूज़ किया, आप फ़हीम अशरफ को खिलाया, चांसेस दिए, फ़हीम ने नहीं परफॉर्म किया, आप उनको स्क्वाड में लेके आ गए। बिल्कुल ठीक है। फिर सऊद शकील ने आपके रेड बॉल में परफॉर्म किया, आप उनको चैंपियंस ट्रॉफी में लेके आ गए, उनका ओडीआई का एक्सपीरियंस नहीं था। तैयब ताहिर का ओडीआई का एक्सपीरियंस नहीं था, आप उनको स्क्वाड में लेके आ गए। इसी तरह से जितने भी नाम है, खुशदिल शेख इतने अरसे से आउट ऑफ फॉर्म जा रहे हैं, आई थिंक लास्ट 2023 में शायद खेले थे, आप उनको मेजर इवेंट के अंदर लेके आ रहे हैं। इसी तरह से आप जितने भी आपके स्क्वाड की बात करें, वो सारे आपके चले हुए कारतूस थे जिनको आपने यूज किया था, नहीं चले थे। आपने पॉइंट रेस किया कम बैक का, मैं आपसे भी ये सवाल करूंगी कि हमने कम बैक की बात की जिसमें हम फ़हीम अशरफ की बात करें, और जब ये स्क्वाड का ऐलान भी हुआ तो पीपल क्रिटिसाइजिंग कि वो 2 साल से आप उनको टीम के साथ रख नहीं रहे और आपने एट द एंड ऑफ द डे उनको आईसीसी के एक बड़े टूर्नामेंट के अंदर खिला लिया। फिर जब हमने बात की इमामुल हक आए, चूँकि फ़खर ज़मान की एंट्री हो गई, वी वर रिलाइंग ऑन फ़खर ज़मान, और फिर साइम अयूब उससे पहले एक हमें धचका देकर गए। लेकिन आप जब इमाम को भी हमने उतना आउट ऑफ प्रैक्टिस रखा हुआ था ओडीआई से कि जब इमाम भी आए तो वो कल अनफॉर्चुनेटली उस तरह से परफॉर्म। इमाम को जब हमने स्क्वाड से निकाला था तब वो आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में 5वें नंबर पे थे, और हमने विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, लेकिन आउट ऑफ प्रैक्टिस तो हमने उनको रखा ना, नहीं विदाउट एनी फेलियर हमने उनको स्क्वाड से बाहर किया। कोई उसके ऊपर ये नहीं कह सकता कि हमने इस बेस के ऊपर इमाम को स्क्वाड से बाहर निकाला था, बाहर किया, आपने उनको मौका नहीं दिया। ठीक है उमैद, मैं आपसे ये सवाल करूंगी, प्लीज अपनी ये बात को कंप्लीट कीजिएगा। देखें, हमारे पास जो स्क्वाड पीछे पड़ा हुआ है ना, जो कंटेंशन में लड़के हैं बाकी, उनमें बेस्ट मेरे ख्याल से उनको लगा सिलेक्शन को, कमेटी को और कैप्टन को कि यही हैं बस, ठीक है। अब उनकी इंटेंशन पे भी आप डाउट नहीं कर सकते कि वो पाकिस्तान के इतने बड़े इवेंट के लिए जो टीम सेलेक्ट कर रहे हैं उनको उसमें कोई होगा कि नहीं, इससे बेहतर होंगे उनके पास, तो उन्होंने कुछ सेलेक्ट नहीं किया। बट देखें, इमाम की बात करें, किसी की भी बात करें, आप जब इंटरनेशनल टीम से निकालते हैं तो वो डोमेस्टिक में आके खेल रहे होते हैं, ठीक है। उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर ही, डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पे ही वो लोग वापस आते हैं, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो आउट ऑफ फॉर्म थे या नहीं थे। इमाम भी खेल रहे थे, इमाम ने परफॉर्म भी किया हुआ था, खुशदिल भी बाकी जो डोमेस्टिक इवेंट्स है उसमें परफॉर्म कर रहे थे। देखिए, हमें ना इन लड़कों को, आप कहते हैं ना कि आपकी आप बिल्डिंग बनाएंगे तो आप बेस स्ट्रॉन्ग नहीं रखेंगे, ऊपर जितना मर्जी घर के पैसा लगा लें, जरा सी कोई आफत आएगी तो आपका घर हिल जाएगा पूरा, ठीक है। तो इसलिए जो पैसे लगाने की जरूरत है वो बेस पे लगाने की जरूरत है। नीचे जाके स्कूल लेवल पे, स्कूल क्रिकेट पे एक पूरा एक ब्लूप्रिंट बनाया जाए जिसके ऊपर जो मर्जी फिर कोचेज आए या कोई मैनेजमेंट चेंज हो, उनको वो इसी चीज को फॉलो करें। एक ना 10 ईयर प्लान बनाना पड़ेगा इस तरह करके कि नीचे से शुरू हो। जो हमें फिर ये भी सोचना पड़ेगा कि हम बायलैटरल सीरीज जो होती है उसमें हम जो अगर हारते हैं तो वो हम सीखने के लिए कि हम प्लेयर को चांसेस दे रहे हैं, वो इम्प्रूव कर रहे हैं, करते करते आपके मेन गोल जो है आपके वर्ल्ड कप्स होने चाहिए या इस तरह के बड़े इवेंट्स होने चाहिए। अच्छा उमैद, अभी आपने खुद भी बात की कि हमारा गोल या हमें एक 10 ईयर प्लान पे काम करना होगा, बट हमारे यहाँ आपने ये बड़ी अच्छी बात की कि हम प्लेयर्स के ऊपर जब उनको इंटरनेशनल स्क्वाड से निकाल देते हैं, डोमेस्टिक में अगर वो खेल भी रहे हैं, बट स्टिल जो एक कंसिस्टेंट चांसेस होते हैं वो शायद हम उन प्लेयर्स को नहीं देते हैं, और जिससे उनका जो ट्रस्ट लेवल है वो भी कहीं ना कहीं अपसेट होता है, और फिर ऐसे बड़े मैच में आके दे स्ट्रगल अ लॉट। डू यू एग्री विद दैट कि जो अपॉर्चुनिटीज़ देने वाले एक चांस कंसिस्टेंसी होती है, ये लीग से उठा के आप एक को इंटरनेशनल टीम में शामिल करते हैं, फिर अभी एक मैच के बाद अगर उसने परफॉर्म नहीं किया तो उसको निकाल देते हैं, फिर एक लेकर आते हैं, तो वो प्लेयर्स भी उस तरह से परफॉर्म करने जब उनको डर होता है कि एक ही मैच में डू एंड डाई सिचुएशन है हमारे लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, ये दोनों तरफ होता है, प्लेयर को भी इनसिक्योरिटी होती है, पीसीबी को भी इनसिक्योरिटी होती है, कई दफ़ा प्लेयर पावर बढ़ जाती है, जो भी है। अब न्यूजीलैंड की मैं बात करूं, एक छोटा सा मुल्क है, उनके इतने पास इनके रिसोर्सेज ही इतने नहीं है, मतलब ह्यूमन पावर इतनी नहीं है कि वो मतलब चेंजेस भी करें, लेकिन फिर भी वो
अपने जो प्लेयर डालते हैं उनके ऊपर बिलीफ रखते हैं। वो 10 फेलियर के बाद भी उनको पता होता है ये प्लेयर है। किसी इंटरनेशनल प्लेयर की विलियमसन से बात हुई तो उसने बोला कि आप लोग बहुत जल्दी ना आप प्लेयर चेंज कर देते हो, आप पता नहीं क्यों इन पर ट्रस्ट नहीं करते। अगर आपका एक प्लेयर आया इंटरनेशनल लेवल पे तो वो किसी वजह से आया और उसमें कोई टैलेंट था तो वो इंटरनेशनल पे आया, तो उसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। कहते हैं हमारा आता है, हम 10 फेलियर के बाद भी हमें पता होता है कि तैयार होगा। एग्जांपल देता हूँ आपको, मार्क चैपमैन 2019 में पाकिस्तान एक खेला था, तो वो मुझे लगता था, मैंने जब उसकी वीडियोस देखी तो ऐसे लगता था कि चलती फिरती विकेट है, ठीक है। तो मैंने उसके ऊपर प्लानिंग करके, तो अब देखें, अब उन्होंने उसके बाद से उसको निकाला नहीं, उसको कैरी भी करते रहे, डिफरेंट सीरीज भी खिलाते रहे, परफॉर्म नहीं भी किया, लेकिन उसके बाद अब देखें पिछले 2-3 साल से वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो टीम के साथ है। तो एक्सक्यूज मी, तो ये हमें ये लाजमी करना पड़ेगा कि प्लेयर्स को चांस दे, और पीसीबी ऐसा कर भी रहा है। चैंपियंस टूर्नामेंट शुरू हुए हैं, 3 साल का प्लान है, उसमें प्लेयर्स को हमें प्रोवाइड कर दिया गया। जैसे हम अभी स्टैलियंस के कोचिंग कर रहा था मैं, तो हमने उनमें प्लेयर की मेंटल स्ट्रेंथ पे ज्यादा काम किया रादर देन उनकी स्किल लेवल पे, क्योंकि स्किल लेवल सबका होता है, वो खेलते हुए आ रहे हैं, छोटे से होते से खेलते हुए आ रहे हैं, उनका स्किल लेवल उस लेवल का होता है, बस थोड़ी सी इंप्रूवमेंट चाहिए होती है। मेन हमारा प्रॉब्लम है कि हम बीइंग अ सोसाइटी हम फेलियर हैं एज अ होल नेशन, क्योंकि वो हम जो ब्रॉटअप होता है उसमें हमारे इतनी इनसिक्योरिटीज हैं कि हम एक कंसिस्टेंट चीजों पे कहीं भी परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। उसके ऊपर हमने फिर कोशिश की कि लड़कों के मेंटल उस पे स्ट्रेंथ पे काम किया जाए, उनकी विल पावर पे काम किया जाए। तो आपने रिजल्ट भी देखा कि हम स्टैलियंस 1-2 मैच हारे, उसके बाद फिर ऐसे लड़कों ने जान मार के फिर वो सारा कुछ जीते। तो ये अब काम हो रहा है पीसीबी में कि आप वो सिस्टम बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं नीचे से स्टार्ट किया जाए, तो आहिस्ता आहिस्ता इसका रिजल्ट डेट होगा। अगर मैं उमैद से सिस्टम पे एक सवाल करूं, अच्छा उमैद, आपने जिक्र किया कि जैसे सारे लड़के खेलते रहे, इवन इमाम उल हक जिस दिन दुबई जा रहे थे उस दिन पहले ही उन्होंने सेंचुरी की थी प्रेसिडेंट कप में, लेकिन मसला कहाँ पर आता है? तैयब ताहिर डोमेस्टिक में जाते हैं, रन्स के हम बाहर लगा देते हैं। इसी तरह से कामरान गुलाम की बात करें या बाकी भी हम प्लेयर्स की बात करें जिनको हमने रिसेंटली वाइट बॉल सीरीज़ में जिम्बाब्वे में साउथ अफ्रीका में चांसेस दिए, तो मसला कहाँ पर है? चाहे वो साहबजादा फरहान हो, कामरान गुलाम हो, तैयब ताहिर हो, इमाम उल हक हो, क्या हमारी विकेट्स उस तरह से नहीं बन रही होम कंडीशन के ऊपर कि हम जब बाहर जाते हैं या कि टैलेंट उतना है, प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते? तो मसला कहाँ पर आ रहा है बेसिकली? देखिए, हम बहुत क्रिटिकल है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल अवाम हो गए हुए हैं। आपको पता 90s में इतना एक्सेस ही नहीं होता था प्लेयर्स की और अवाम के बीच में कि वो इतना ज्यादा कर सकते थे। यहाँ तो अखबार पे पढ़ लेते थे आपके, किसी ने गलत छाप दिया या कोई आर्टिकल आ गया। अब तो हर कोई प्लेयर के ऊपर जाके उसके इंस्टा पे, उसके किसी भी ट्विटर हैंडल पे जाके उसको बोलना शुरू कर देता है, और वो चीजें प्लेयर्स तक पहुंचती हैं और वो उनके मेंटल उसको हर्ट करता है चीजों को। लेकिन बीइंग अ प्रोफेशनल हमें ये चीज़ों को अडॉप्ट करना, जैसे जैसे आगे चल रही है दुनिया, आगे जा रही है, तो अब इसमें अब जितना भी वो कोशिश करते रहे, आप जब तक एक प्रॉपर एक चांस आप नहीं देंगे, कंसिस्टेंट चांस, उस वक्त तक नहीं होगा। अब नीचे लेवल पे अब ये भी होता है कि आप किसी और लेवल नंबर पे खेल रहे होते हैं, इंटरनेशनल में आपको किसी और नंबर पे खेलना पड़ जाता है। तो आई थिंक ये भी थोड़ा बहुत देखा जा सकता है इसमें कि जो प्लेयर जिस जगह उसने परफॉर्म किया हुआ है उसको इंटरनेशनल में भी उसी जगह ही खिलाया जाए। अच्छा उमैद, मेरा अगला सवाल फ़िटनेस को लेकर है। हमारे प्लेयर्स की फ़िटनेस पे भी बहुत सारे सवालात उठते हैं। हमने देखा कि अभी विराट कोहली, दो कि हम किसी से कंपैरिजन नहीं करें, बट जिस तरह का उनका करियर रहा है और जिस तरह से वो परफॉर्म करते आए हैं, अभी कहा जा रहा था कि जी ही वाज आउट ऑफ फॉर्म, लेकिन अब उन्होंने कल पाकिस्तान के अगेंस्ट एक सेंचुरी स्कोर की है। जो फिटनेस लेवल है उस पर बहुत सारे कंसर्न्स है, चाहे वो फ़खर जमान हो, साइम अयूब हो, हारिस रऊफ़ हो, हमारे पास बहुत बैक टू बैक इंजरीज़ आ रही हैं। और इसमें क्या आपको लगता है कि शायद हम T20 फॉर्मेट ज़्यादा खेल रहे हैं, हम ODI या टेस्ट मैचेस पे अपने प्लेयर्स को इतने चांसेस नहीं दे रहे, तो इंजरी की जो आर प्लेयर्स आर मोर प्रोन टू इंजरीज? देखिए, पहली चीज़ तो फॉर्म की बात कर रही हैं आप। फॉर्म, एक प्लेयर खेलने वाले को ये पता होता है कि अगर बैट्समैन है तो एक शॉट से उसकी फॉर्म वापस आ सकती है, कि उसको वो कॉन्फिडेंस, सिर्फ फॉर्म का मतलब क्या है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप वो शॉट्स खेल रहे हैं, जो भी आप खेल रहे हैं, वो आपकी कई दफ़ा लक नहीं चल रही होती, तो वो जब आप एक शॉट से आप उस फॉर्म में वापस आ सकते हैं। अब दूसरी बात आपने फिटनेस की है। देखिए, हम बाहर ऑस्ट्रेलिया देख लें, इंग्लैंड देख लें, अब मैं इवन US भी जब गया हूँ, तो उनका जो फिटनेस कल्चर है वो स्कूल लेवल से स्टार्ट हो जाता है। आप जितना मर्जी 3 महीने लगा के, 2 महीने लगा के लड़कों को वो चीज़ लाने की कोशिश करेंगे, वो नहीं आएगी जब तक आप नीचे से ग्रास रूट से एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू उनका स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग होती हुई आएगी, तो उनमें वो पावर जनरेशन और वो स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग उनकी वो हुई होगी कि ऊपर आके उनको मसला नहीं होगा अगर आप कुछ इंप्रूवमेंट्स और भी लाना चाहते हैं।
फॉरेन से एक क्विक फिक्स नहीं है ये जो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग है। इंडिया ने एक पूरा स्ट्रक्चर अपना नीचे से बनाया, हम भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप कि ये आहिस्ता आहिस्ता लोगों को थोड़ा पेशेंट होना पड़ेगा। बायलैटरल सीरीज में जैसे मैंने पहले कहा कि उसमें जब आप ट्राई करते रहेंगे तो आपको रिजल्ट आपकी फेवर में नहीं भी आएंगे, लेकिन आपके प्लेयर्स तैयार होते रहेंगे इंटरनेशनल लेवल के लिए। ठीक है, पेशेंट होना पड़ेगा। वैसे तो हम बड़े पेशेंस का मुजाहरा कर रहे हैं उम्मीद, हम तो इतने अरसे से, हमारे लिए तो क्रिकेट इतना सेंसिटिव टॉपिक है कि हम छिड़ जाते हैं अगर कोई ऐसी चीज़ होती है। बट थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मसरूफ़ थे लेकिन उसके बावजूद आपने हमें ज्वाइन किया। उमैद आसिफ हमारे साथ मौजूद थे जी, अभी स्टूडियोज़ में हमारे साथ शकील खटक है। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक पर जब वापस आएंगे हम तो मज़ीद डिस्कशन भी करेंगे कुछ और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच पे भी एनालिसिस लेंगे। वेलकम बैक जनाब। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया पे हम बात कर रहे हैं, चूँकि अब अगर मगर वाली सूरत हाल हो गई है, वो भी बहुत ही मगर वाली सूरत हाल है, उस पर भी आपको इतना उम्मीद ना रखें क्योंकि मैं किसी डिल्यूजन में नहीं रखना चाहती किसी को भी। ऑप्टिमिस्टिक होना इज़ गुड थिंग, बट कल के रियलिटी चेक के बाद आई थिंक वी ऑल शुड नो कि पाकिस्तान के अगर मगर वाले चांसेस भी बहुत मगर पे डिपेंडेंट है। लेकिन इसके लिए एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ शबीर, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? खैरियत से? खैरियत से जी, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक है। काशिफ साहब, हमने पहले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच से पहले बड़ी डिस्कशंस की थी, क्या होगा, क्या करना चाहिए, लेकिन ऑन ग्राउंड सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ निकली। ज़रा मैं कल के मैच के ऊपर आपका एनालिसिस चाहती हूँ। कल के मैच पे क्या एनालिसिस दें कि शेयर डिसअपॉइंटमेंट, उसके अलावा क्या कहें आपको। पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन मुकम्मल तौर पर फेल हो गया। पाकिस्तान के बैटर्स ने ज़िम्मेदारी के साथ बैटिंग नहीं की। शुरू में 2 विकेटें हमारी गिरी, उसके बाद टीम को थोड़ा सा सहारा दिया सऊद शकील और रिजवान ने, और 30वें ओवर तक लेकर गए। अच्छा स्कोर भी उन्होंने किया, 150 बना लिए। लेकिन वो टाइम था जहां पर थोड़ी कंसोलिडेशन चाहिए थी, जहां पर स्कोर को मज़ीद आगे लेकर जाना चाहिए था। लेकिन वहां पर जल्दी से 3 विकेटों का गिरना, सऊद शकील, रिजवान और तैयब ताहिर की विकेट का गिरना पाकिस्तान को बिल्कुल अंडर प्रेशर ले आई। और ये वो ऐसी विकेट थी दुबई की जहां पर स्कोर हो सकते थे। ये वो विकेट नहीं थी जो बांग्लादेश या इंडिया के मैच वाली विकेट थी। ये हार्ड विकेट थी, यहाँ बॉल बैट पर आ रहा था, स्लोअर साइड पे भी नहीं थी और स्ट्रोक लगाना आसान नज़र आ रहा था। लेकिन पाकिस्तान के बैटर्स चूँकि सारे अंडर कॉन्फिडेंट थे, इनको अपने रोल का अंदाज़ा नहीं था, जिसकी वजह से हम वो स्कोर एक्यूमुलेट नहीं कर सके जितना स्कोर होना चाहिए था। एटलीस्ट 300 रन होता तो हम कुछ ना कुछ टारगेट देते इंडिया को और हमारे बॉलर्स को कुछ मौका मिलता डिफेंड करने का, लेकिन वो चीज़ नहीं हो सकी। अच्छा काशिफ, आपने भी खुद बात की हमारे बैटर्स लाइनअप हो, लेकिन जो हमारे पहले 2 आउट भी हुए, वो आउट होना भी कोई समझ से बाहर था। फिर हमारी जो बॉलिंग लाइन थी, दे स्ट्रगल्ड अ लॉट। मतलब क्या हमारी कैप्टनसी का मसला था कि हमने राइट मोमेंट पे राइट डिसीजंस लिए, और फिर पुअर फील्डिंग, हमने कैचेस कितने ड्रॉप किए। खुशदिल ने शुभम का कैच ड्रॉप कर दिया, उसके अलावा भी हमने ऑलमोस्ट आई गेस टोटल 4 कैचेस ड्रॉप किए इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखें, सबसे पहले अगर आपने चीज़ को समझना है तो आपको जाना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की सीरीज़ में, जहाँ एक किस्म का वो एक हमारा ट्रायल था, एक हमारी प्रैक्टिस सीरीज़ थी इस टूर्नामेंट के लिए। वो दोनों सीरीज़ पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से खेला। पाकिस्तान ने दोनों सीरीज़ को जीतने के बाद समझ नहीं आई कि पाकिस्तान की टीम की सिलेक्शन क्यों चेंज कर दी गई। जब एक टीम जेल हो गई है, दो सीरीज़ उन्होंने, इम्पॉर्टेंट सीरीज़ साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की आसान सीरीज़ नहीं थी। अगर आप वो जीत कर आए हैं तो फिर चेंज करने का क्या तुक बनती थी। पूरी दुनिया की टीमें, तमाम की तमाम 60 टीमें जो हैं वो हैविली रिलाई कर रही हैं अपने स्पिनर्स के ऊपर, और पाकिस्तान बिल्कुल उसके ऑपोजिट काम कर रहा है और पेसर्स पे रिलायंस पाकिस्तान की ज़्यादा है अपनी विकेट्स के ऊपर। जहां हमें पता है कि यहाँ स्पिनर्स को सपोर्ट मिलती है, मदद मिलती है, बॉल टर्न ब्रेक होती है, वहाँ पर हम सिर्फ एक रेगुलर स्पिनर के साथ गए और आपने देख लिया दोनों मैचेस में कि उस रेगुलर स्पिनर ने परफॉर्म करके दिखाया। सुफियान मुकीम ने ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक्सेप्शनली अच्छा खेले, उन्होंने विकेटें भी ली और मिड ओवर्स जो होते हैं जहां पर असल कंटेन करने की ज़रूरत होती है वहां पर कंटेन भी किया और विकेटें भी उन्होंने ली, उनको हमने टीम से बाहर निकाल दिया। इरफान नियाजी जो कि आउटस्टैंडिंग फील्डर है, जो अभी आप कैचेस की बात कर रही हैं, आउटस्टैंडिंग फील्डर हैं,
पावर हिटर हैं जिन्होंने करके दिखाया वहाँ पर, उनको हमने टीम का हिस्सा नहीं बनाया। और उसके बाद फिर अगर एक आपका ओपनर इंजर हो गया, जो कि एक नेचुरल चीज़ है, हो सकता है ऐसा हो जाए, तो उसके अगेंस्ट आपको एक प्रॉपर ओपनर लेकर आने की ज़रूरत थी। बजाय इसके कि प्रॉपर ओपनर लेके आए, हमने अपने मेन बैटर को जो नंबर 3 पे स्कोर कर रहा है उसको उठा के हमने एज एन ओपनिंग पोजीशन पे पहुंचा दिया, जिसकी वजह से आपकी तमाम बैटिंग ऑर्डर जो था वो डिस्टर्ब हो गया। और अब आप देखें कि बाबर आजम के ऊपर विकेट गिरने के बाद ऐसा हो जाता है कि जिस तरह आपके पास बैटिंग है ही नहीं, बिल्कुल सारे जो हैं वो जीरो हो जाते हैं। अगर कोई एक परफॉर्म कर दे तो परफॉर्म कर दे, वरना समझ नहीं आती। फ़हीम अशरफ का टीम में सिलेक्ट करना बिल्कुल किसी के समझ से बाहर था कि उनको किस बेसिस पे टीम में शामिल किया गया, क्या परफॉर्मेंस थी और क्या एक्सपेक्टेशन थी उनसे, कुछ समझ नहीं आई। उस्मान खान का टीम में रहना, अगर फ़खर जमान इंजर हो गए थे तो पहली चॉइस उस्मान बनती थी कि अगर आपने उनको पहले 16 में डाला हुआ है, लेकिन उनको वहां पर सेलेक्ट नहीं किया पहले 11 में, और उसकी जगह इमामुल हक के उठा के आप एकदम टीम में लेकर आ गए। तो ये हर चीज़ एक बिल्कुल समझ नहीं आती, एक एडहॉकिज्म क्यों चल रही थी, क्या वजह था, इस सब सिलेक्शन के पीछे क्या प्रॉब्लम थी। इसका रिजल्ट तो फिर यही आना था जो आया है हमारे साथ, रिजल्ट यही आना था। शकील, अभी काशिफ ने जो बात की इससे पहले आप ये पॉइंट आउट कर चुके हैं कि इरफान न्याजी हो या दीगर, हमने उनको चांसेस नहीं दिए। दो देवर इन फॉर्म, वो अच्छा परफॉर्म कर चुके थे सीरीज़ पे। अच्छा, कल पुअर फील्डिंग वाला फैक्टर जो मैंने डिस्कस किया, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि एक बॉलर अपनी जान मार के कोशिश कर रहा है विकेट लेने की, और एंड पे और इजी कैचेस हैं जो ड्रॉप हुए हैं। इवन जो हारिस राउफ की बॉल के ऊपर खुशदिल ने कैच ड्रॉप किया, दैट वाज अ वेरी इजी कैच जिसको उन्होंने ड्रॉप किया। देखिए, कैच जब भी ड्रॉप होता है, क्योंकि एक जब बॉलर अपना आता है, रनिंग करता है, बॉल करता है 140-130 की रफ्तार से जब बॉलिंग करता है, पूरी जान लगाता है उसमें, लेकिन जब कैच ड्रॉप हो जाता है तो वहीं पर जो बॉलर का मोमेंटम बना होता है, जो कॉन्फिडेंस उसका बिल्ड हुआ होता है, अगर आपने 1-2 बाउंसर किए हैं, आपका अपने बैटर को प्रेशर में लेके आ गए, फिर कैच की अपॉर्चुनिटी आपने क्रिएट की है, ड्रॉप होता है, तो वहीं पर बॉलर का कॉन्फिडेंस जो है ना वो शेक आउट हो जाता है और वहाँ पर वो डेड हो जाता है बॉलर। तो सेम कल हमारे साथ हुआ। लेकिन मैंने जो एक चीज़ नोट की है, जो कि रिजवान की कैप्टनसी के हवाले से, आपने कैप्टनसी की कमी थी कहीं पर हमें, तो रिजवान अमूमन हमें स्टंप माइक के पीछे बोलते हुए नज़र आते हैं, बकल अप करते हैं, प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देते हैं, बॉलर को चौका पड़ता है, जाते हैं उनको थपकी देते हैं कि कोई मसला नहीं। कल हमें रिजवान बिल्कुल एक कहते हैं ना कि डीमोटिवेटेड नज़र आए, उनका कॉन्फिडेंस लेवल हमें वो नज़र ही नहीं, हमें वो रिजवान नज़र ही नहीं आए जो कि हमें पिछले कई सीरीज़ के अंदर नज़र आया कि अपने प्लेयर्स को बैकअप करना होता है, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होता है अपने, चाहे अगर कैच ड्रॉप हो रहा है, जो भी हो रहा है वहाँ पे ग्राउंड में एक्टिविटीज़, बेसिकली कैप्टन ने उनको लीड करना होता है। लेकिन कैप्टन कल हमारे आउट ऑफ फॉर्म नज़र आए, बिल्कुल वो कहते हैं ना कि डल हमें नज़र आए किस्म का, वो रिजवान था ही नहीं जो हमें रिजवान पिछली कई सीरीज़ में नज़र आ रहे थे। दूसरी बात की सिलेक्शन पे मैं एक चीज़ करूँगा, जैसे काशिफ साहब ने भी जिक्र किया और हम लोग इसके ऊपर बारहा बोल चुके हुए हैं कि यार देखिए, आप आकिब जावेद मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जो पेस बैटरी हमारी, जो फास्ट बॉलिंग लाइनअप है, वो हमारा बेसिकली स्ट्रेंथ है, वो कोर स्ट्रेंथ है हमारी। अब आपकी पेस बैटरी सबके सामने अब आ चुकी हुई है। शाहीन और हारिस ने हमारे न्यूजीलैंड के मैच में 20 ओवर्स में उनको 151 रन पड़े थे, आपने सबक नहीं हासिल किया। आप फिर शाहीन नसीम हारिस के साथ गए, वही एक स्पिनर के साथ गए, आपके स्पिनर ने रेगुलर स्पिनर को खिलाया, 10 ओवर में 28 रन दिए, इब्रार ने विकेट भी लिया है और सबसे अच्छी बॉलिंग कल इब्रार ने की है। अनफॉर्चुनेटली हम सलमान अली आगा और खुशदिल शाह को एज अ बैकअप स्पिनर यूज करें, और अभी लास्ट 5 ODIs में उन्होंने 158 ओवर्स किए हैं। बिल्कुल ठीक है। और अभी तक सिर्फ वो 2 विकेटें, सॉरी 58 ओवर्स की और 2 विकेटें ली हैं सिर्फ अभी तक। तो अगर इतना ज्यादा आपको नजर भी आ रहा है, आपके सिलेक्शन कमेटी में स्टैटिस्टिशियन भी बैठे हुए हैं जो आपके प्लेयर्स के स्टैट्स देते हैं, इन्होंने कितना परफॉर्म किया, कैसे परफॉर्म किया, एक सब पूरी टीम बैठी होती है। पर वो ना भी बैठे हो तो मजहर अरशद के सुन लिया करें, उनको उससे भी पता लग जाएगा अगर मजहर वहाँ पे नहीं है, क्योंकि मजहर के स्टैट्स भी बड़े अच्छे होते हैं और मजहर भी बहुत बेहतर है। नहीं, हमारे वालों के स्टैट्स बड़े अच्छे होते हैं। वैसे मैंने सिलेक्शन कमेटी के बंदों से भी बातचीत की हुई, जब स्क्वाड सेलेक्ट होते हैं, जाहिर सी बात है हमारी बातचीत चलती रहती है उनके साथ, तो उनके पास जो स्टैट्स होते हैं, बिलीव मी, मुझे लगता है नहीं होते। मैंने अभी खुशदिल के स्टैट्स जो पढ़े, मुझे कहते हैं, मैंने कहा यार आप लोगों ने किस बेस पे सिलेक्ट किया, क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग थी तो मैं ये भी नहीं पता मैंने किससे बात की, तो बोलते यार खड़क भाई ये देखो उसने ये किया। मैंने कहा आप लोग BPL की परफॉर्मेंस के ऊपर ICC टूर्नामेंट में एक ODI का फॉर्मेट होने जा रहा है और वहाँ पे आपको सेलेक्ट कर रहे हैं। काशिफ साहब, ये अभी शकील ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि हम स्टैटिस्टिक्स पे नहीं जाते हैं, हम एक लीग की परफॉर्मेंस हो
एक मैच की परफॉर्मेंस हो, और इससे पहले उमैद भी चूंकि हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने भी यही बात की कि हम कंसिस्टेंट चांसेस नहीं देते हैं, और फिर अगर चांसेस नहीं दे रहे तो एटलीस्ट स्टैट्स तो देख लें कि एक बंदा किस तरह की पिच या कंडीशंस के अंदर किस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है। वी आर फेमिलियर विद दुबई की पिचेस, कंडीशंस, इवन पाकिस्तान के अंदर भी हम फेमिलियर हैं कि कौन सा प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। देखें, मैं आपको कुछ साल पीछे लेकर जाता हूँ। पीएसएल से पहले पाकिस्तान का सिस्टम ये होता था कि हमारा डोमेस्टिक सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग था। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी होती थी, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में जो परफॉर्म करता था उसको आगे हम सेलेक्ट करते थे और टीम का हिस्सा बनाते थे, और फिर वहाँ से 2 फॉर्मेट निकलते थे, वनडे और टेस्ट मैचेस के लिए टीम बनती थी। पीएसएल के आने के बाद हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो सिर्फ पीएसएल रह गया। पीएसएल में जो परफॉर्म करता है उसी को हम टेस्ट में, उसी को हम वनडे में, उसी को हम टी20 में सेलेक्ट करते हैं, जो कि पाकिस्तान की खराबी की वजह बन गई है। और डोमेस्टिक सिस्टम जो है, डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत पीछे चली गई है। आप देखें कि डिपार्टमेंट क्रिकेट पहले ख़त्म हुई, उसके बाद वो तकरीबन हमारे पास 190 का पूल आ गया जिसमें से हमने प्लेयर्स को सिलेक्ट करना शुरू कर दिया, और उसके बाद ये किया कि जो पीएसएल में परफॉर्म करता है सिर्फ वही हाईलाइट होता है, वही लाइमलाइट में आता है और वही आगे खेलता है। हैदर अली की मिसाल आपके सामने है। हैदर अली एक अच्छा टैलेंट था जिसको हमने पीएसएल में, चूंकि उन्होंने 2-3 छक्के मार दिए, उनको हमने टैग लगा दी कि टी20 का प्लेयर है और उनको टी20 पर रख लिया। उसके बाद शाहनवाज धानी अच्छा परफॉर्म किया पीएसएल में, उसको उठा के हमने टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बना लिया और टेस्ट में हम लेकर चले गए। अब्दुल्ला शफीक एक प्रूवन टैलेंट है आपके पास, सिर्फ 3 मैचेस में उसने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी तो उसको उठा के हमने डिस्कार्ड कर दिया। तो ये सब चीज़ें हमें देखना पड़ेगी। कामरान गुलाम एक बड़ा अच्छा टैलेंट है हमारे पास है, लेकिन उसको भी हम ज़ाया कर रहे हैं। उसके अलावा कई ऐसे प्लेयर्स हैं, कई ऐसे नाम हैं जो हमारे सामने नहीं है। क्या वजह है कि हमारे पास स्पिनर्स नहीं आते, स्पिनर्स को हम सामने लेकर नहीं आते। अभी आप बात कर रही थी कैचेस की कि कैचेस क्यों मिस हुए। देखें, फील्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फिटनेस। अगर आपकी फिटनेस ठीक नहीं है तो आप फील्डिंग अच्छी नहीं कर सकते। हमारे प्लेयर्स फिटनेस के ऊपर काम नहीं करते, ना ही हमारा सपोर्ट स्टाफ उनको उस तरफ लेकर जाता है। साइम अयूब की आप इंजरी देख लें, आप फ़खर जमान की इंजरी देख लें, आप हारिस रऊफ का प्रॉब्लम देख लें, उसके बाद आप एहसानुल्लाह का देख लें प्रॉब्लम कि एहसानुल्लाह इंजर हुआ, टीम से ही बाहर हुआ और क्रिकेट सर्किट से ही बाहर हो गया, उसको हम वापस लेकर नहीं आ सके। उसके अलावा इतना मेगा इवेंट था, फिटनेस की ये हालात थी कि एक फील्डिंग करते हुए फ़खर जमान की इंजरी हो गई। ट्राई नेशन सीरीज़ के अंदर हारिस रऊफ को इंजरी का प्रॉब्लम हो गया। इसी इंजरी की वजह से आप देखें कि शाहीन शाह अफरीदी की पेस जो कि 150 प्लस होती थी, 150 155, वो कम हो के 138 140 पे आ गई है। तो जब एक प्लेयर 150 वाला 140 पे आएगा, चाहे वो जैसी मर्जी स्विंग करे, उसकी वो पेनिट्रेशन उतनी नहीं रहती, और यही वजह है कि हमारी वो पेनिट्रेशन ख़राब हो गई है। हारिस रऊफ की पेस आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है क्योंकि उसके दिमाग में हमेशा वो इंजरी प्रोन रहता है, उसको पता है कि मैं इंजर हो सकता हूँ। और जब आप इतने वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स के सामने 140 130 वाला लेकर आएंगे तो वो पेनिट्रेट नहीं कर सकता, और यही प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान जो कि मशहूर थे हम स्विंग में, पुरानी गेंद को इस्तेमाल करने में, वो आर्ट हम भूल चुके हुए हैं। तो इसलिए कि सब चीज़ों को ठीक करने के लिए दोबारा आपको डोमेस्टिक सिस्टम में जाना पड़ेगा, वहाँ पर अच्छे क्वालिटी कोचेस लाने पड़ेंगे, विकेट्स अच्छी देनी पड़ेंगी ताकि पूरा स्ट्रक्चर ठीक हो। इस एडहॉकिज्म से निकलेंगे तो ही ठीक होंगे, वरना आप देख लें पिछले 4-5 सालों में टीम जो है वो गिरावट की तरफ ही जा रही है, बेहतरी की तरफ नहीं जा रही, बेहतरी की तरफ नहीं जा रही। थैंक यू वेरी मच काशिफ साहब, बहुत कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। काशिफ शबीर हमारे साथ मौजूद थे जी, एनालिसिस दे रहे हैं। ये तो हो गई कल के मैच की कहानी जो हमने दुबई में देखा, लेकिन आज रावलपिंडी स्टेडियम में पहला मैच होने जा रहा है। अभी अगर मगर की कहानी करेंगे पिंडी से, क्योंकि आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर मगर की कहानी के लिए। यूसुफ हमारे साथ मौजूद है, जरा हम उनसे बात कर लेते हैं। आज न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का मैच है, इस पे एहतशाम क्या तैयारी है जी पिंडी स्टेडियम में? एहतशाम, आपको आवाज आ रही है? ठीक है, एहतशाम यूसुफ से बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अगर मगर की बात कर रहे थे, क्या सूरत हाल है जी शकील साहब? अगर दुआ करें कि आज विल यंग ना चले, केन विलियमसन ना चले, न्यूजीलैंड हारे। हाँ, न्यूजीलैंड हारे। फिर उसके बाद कौन हारे और कितनी एवरेज से हारे? फिर बांग्लादेश इंडिया को हराए। बांग्लादेश इंडिया को हराए, न्यूजीलैंड आज वैसे इंडिया पहुंच चुका हुआ है सेमीफाइनल में।
अभी बांग्लादेश को जीतना होगा न्यूजीलैंड के खिलाफ, ठीक है। फिर इंडिया को न्यूजीलैंड को भी हराना होगा, और फिर हमने देखना होगा कि रन रेट किसका अच्छा है। फिर रन रेट के लिए मतलब हमें मुसलसल दुआएं करती रहनी, दुआएं करती रहनी चाहिए। रमज़ान का महीना आ रहा है, वैसे हमारी टीम मेहमान नवाज है, मेरा ख्याल है शायद उन्होंने मेहमान नवाजी का भरम रखा कि यार चलें, मेहमान टीमें आई हुई हैं यहाँ पर। इतनी नहीं बात थी कि मेहमान नवाजी, पहले हम स्टेडियम बनवाए, हम इतनी महंगी रेनोवेशन अपग्रेडेशन कराए। देखिए मैं एक चीज़ सिर्फ नोट करता हूँ, अब रिसेंटली मैंने परसों इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच, मैं आई वाज देयर इन कज़ाफ़ी स्टेडियम और मैंने मैच देखा, ठीक है। और लिटरली आप देखिए कि आपके ट्रेविस हेड जो कि मेन बैटर हैं, इन फॉर्म बैटर हैं, और आपको पता है कि ये अगर चलते हैं तो मैच जीतता है ऑस्ट्रेलिया। आउट होते हैं 21वीं पहली विकेट 27 पे स्टीव स्मिथ आउट होकर चले जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया अंडर प्रेशर आता है, 351 का टारगेट होता है। कहीं नहीं लग रहा था कि यार ऑस्ट्रेलिया जीत सकता है। इवन एवरीवन वाज श्योर, हमारे पास जो ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट बैठे हुए। एक मिनट एहतिशाम को लेने वो आ चुके हैं। एहतिशाम, आप अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है? एहतिशाम आप आ रहे हैं? नहीं भाई, हमें सुन नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है आज एक्साइटमेंट बहुत, शोर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चले जी, ठीक है। अब हमें क्लोजिंग करनी है, मैं चाहूँगी आप अपनी वाइंड अप कर लें बात को। बस यही कि मुझे शोर था कि उन्होंने किस तरह से फिर इनिंग्स बिल्ड की, पार्टनरशिप लेके गए, 6 से रन डाउन, अपना रन रेट नीचे नहीं लाने दिया। तो मेरा ख्याल है ये जो मैच था, ये स्पेशली हमारी टीम को, हमारे जो नए टैलेंट आ रहे हैं, अंडर 19 और पाकिस्तान शाइन्स की टीमें आ रही हैं, उनको दिखाना चाहिए कि अगर आपकी विकेटें गिर भी जाती हैं तो आपने पार्टनरशिप भी बिल्ड करनी है, रन रेट भी कैसे लेके जाना है अपने साथ, मोमेंटम कैसे बिल्ड करना है। तो वो इनिंग्स सबके लिए एक सबक है। अच्छा, और हमारी टीम को उसे सबक हासिल करना चाहिए। वैसे रिजवान हर पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कहते हैं लर्निंग फॉर अस, हमारी लर्निंग फॉर अस। तो ये बहुत लंबा लर्न हो गया, अब कुछ परफॉर्मेंस की भी बारी है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। थैंक यू वेरी मच शकील, आपका बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।